नमस्कार मित्रों, मैं हितेश शाह, निदेश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मेरा परिचय, मैं परफॉर्मिंग आर्ट्स और कल्चर एक्टिविटी में पिछले 30 साल से ट्रेनिंग और वर्कशॉप से जुड़ा हुआ हूँ। आज के हमारे इस वेबिनार का विषय है कैरियर गाइडेंस। आज के हमारे प्रमुख वक्ता निदेश एजुकेशन से श्री तुषार कार्लेकर जी, अग्रणी शिक्षणविद श्री भागेश ठक्कर सर, डॉक्टर हर्षल देवता सर और श्री परेश भट्ट सर है। आज के हमारे इस वेबिनार का मीडिया कवरेज वॉइस ऑफ वडोदरा ने किया है। तो सबसे पहले मैं तुषार जी को आमंत्रित करता हूं, जो निदेश एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन की गतिविधियों के बारे में अधिक जानकारी देंगे। तो आइए तुषार सर, अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। तुषार जी। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। सॉरी, गणमान्य वक्ता और डियर फ्रेंड्स, तो आज के इस वेबिनार का मुख्य उद्देश्य जैसे हितेश सर ने बताया, तो जैसे हितेश सर ने बताया वो करियर गाइडेंस है पर्टिकुलरली। तो निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के बारे में मैं फटाफट बताऊंगा आपको, क्योंकि आज दो गेस्ट हमारे हैं, दोनों के बैक टू बैक मीटिंग्स हैं, लेकिन फिर भी व्यस्त शेड्यूल से हमें समय दिया है, तो हमें उनका रिस्पेक्ट करना है। तो निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन की शुरुआत आज से 21 साल पहले हुई थी। और एम आई ऑडिबल ना? या ओके सर। 21 साल पहले हुई थी। ये जो सेंटर में दिख रहे हैं हमारे फाउंडर है शिरीष भाई दीवान जी, और वो आज 84 इयर्स के हैं, फिर भी 10 से 12 घंटे काम कर रहे हैं। उसके बाद 20 साल के पहले हम लोगों ने ये निर्देशिका बुक पब्लिश करना शुरू किया था, और निर्देशिका बुक जो है वो इंग्लिश और गुजराती दोनों लैंग्वेजेस में हम लोग पब्लिश करते हैं। और ये बुक में 10th के पहले, 10th के बाद, 12th के बाद, ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या पढ़ा जा सकता है उसके कोर्सेज की डिटेल इसमें दी गई है। ये जो नीचे की तस्वीर में स्वेटर में दिख रहे हैं वो जीतू भाई मेहता। भाग्य सर, मैं आपका माइक म्यूट कर रहा हूँ, आप इसको अनम्यूट मत कीजिए प्लीज, थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है, बाद में मैं बोलूँगा, आप कर लेना। थैंक यू सर। ये जो जीतू भाई मेहता है, ये हमारे इस बुक के चीफ एडिटर हैं, और इस बुक को बहुत मेहनत से उन्होंने 20 सालों से हर साल अपडेट किया है। जब ये बुक लेके जैसे भाग्य सर हैं, तो उनके स्कूल में भी हम लोग ये इस प्रकार के सेमिनार शुरू करने वाले थे, तब उन्होंने सभी स्कूल्स और कॉलेजेस के मैनेजमेंट ने हमें रिक्वेस्ट किया कि आप खुद आके इस मुहिम के बारे में बताएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो करीब करीब 10 एक साल पहले हमने ये करियर सेमिनार्स करना शुरू किया। आज तक हम लोगों ने 1500 से ऊपर करियर सेमिनार्स किए हुए हैं, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट किए हैं स्कूल्स में जाके, जिसमें स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था। बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग लिया था। और ये आप देख रहे हैं कि ये तस्वीरों में कॉलेज और स्कूल के स्टूडेंट्स ये सेमिनार अटेंड कर रहे हैं। उसके बाद ये जो नीचे की तस्वीर है, ये करियर फेयर्स हमने आज से करीब करीब 1-1.5 साल पहले शुरू किए थे। 12-15 करियर फेयर्स कर चुके हैं। 2019 के लास्ट 6 मंथ में हम लोगों ने 6 से 7 बैक टू बैक करियर फेयर किए, जिसमें काफ़ी सारी रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, इवन वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स सभी ने भाग लिया था। और इनके स्टॉल्स के ऊपर 1-to-1 इंटरेक्शन हम लोगों ने स्टूडेंट्स को अवेल करवाया था।
ये हमारा करियर फेयर का एक प्रोग्राम था। आज कोविड के टाइम में हम लोग ये कर नहीं सकते, इसीलिए ये वेबिनार का माध्यम हमने चुना है। और जिसमें ये वेबिनार हम जूम पे तो कर ही रहे हैं, साथ साथ में फेसबुक लाइव पे अभी लाइव देखा जा रहा है। सो आगे बढ़ते हैं। करियर सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होना चाहिए, उसके बारे में बहुत सारी चर्चाएं होती रहती है अलग अलग माध्यमों में। लेकिन सबसे आसान जो स्टेप्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले ज़रूरी है। खुद को पहचाने, खुद के अंदर इंटरेस्ट, स्किल, इनबॉर्न टैलेंट्स, नर्चर टैलेंट्स, पर्सनालिटी, पोटेंशियल, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, ये सारी चीज़ें आपको खुद के अंदर से जाननी पड़ेगी। एज अ स्टूडेंट, विद्यार्थी के तौर पे अगर आप अपना करियर प्लान कर रहे हो तो ये चीज़ें आपको खुद को जाननी पड़ेगी। अब ये जानेंगे कैसे? तो ये सेल्फ एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो किसी एक्सपर्ट से। ये जो सेकंड स्टेप में है, साइकोमेट्रिक टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, फिंगरप्रिंट एनालिसिस टेस्ट, तो ये 3 प्रकार के टेस्ट हम लोग निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन में भी करते हैं। सो इससे होगा क्या? इससे आपको खुद के पोटेंशियल, खुद की टैलेंट का पता चलेगा, स्किल्स का पता चलेगा, और आप अपना गोल सेट कर पाओगे। गोल्स नॉर्मली 3 प्रकार के, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म गोल होने चाहिए। और स्मार्ट गोल की थियरी पे काम करें तो सबसे अच्छा रहता है। आपके खुद के गोल जो हैं वो स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक और टाइमली होने चाहिए। गोल थोड़ा ब्रॉडर पैराडियम है, थोड़ा विस्तृत है। उसको थोड़ा नैरो डाउन करते हैं तो उसमें हम लोग स्ट्रीम सिलेक्शन कर सकते हैं। आज की एजुकेशन सिस्टम में साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स है, जिसमें साइंस में ए ग्रुप, बी ग्रुप, ये सभी को पता है। आगे आने वाली न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ह्यूमैनिटीज, वोकेशनल, प्रोफेशनल, ये सारी चीज़ें ऐड होने वाली है। तो इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो इन टेस्ट के माध्यम से। उसके बाद थोड़ा और नैरो डाउन करेंगे हमारी सर्च को, तो अ, उसमें आप कौन से कोर्स सिलेक्ट कर सकते हो, तो वो आएगा। वो कोर्स सिलेक्शन में मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए, आईटीआई, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, किस लेवल से अगर मैं शुरुआत करूं 12वीं के बाद या 10वीं के बाद, तो मेरा ब्रेन मुझे सपोर्ट करेगा, मेरा इंटरन इंटरनल पोटेंशियल मुझे सपोर्ट करेगा। तो ये भी हम लोग गाइड करने में काउंसलिंग करते हैं। और ड्यूरिंग द एजुकेशन आप स्किल डेवलपमेंट करें। सॉफ्ट स्किल है, बिहेवियरल स्किल है, कम्युनिकेशन, इंटरव्यू टेक्निक्स है, जनरल एटिकेट्स है, डिसिप्लिन है, ये सारी चीज़ें डेवलप कर ले खुद की। तो फाइनल आपका जो डेस्टिनेशन है, जॉब, बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप या प्रोफेशनल प्रैक्टिस, उसमें आप प्रॉपर जा सकते हो अच्छी तरह से, और सक्सेसफुल करियर बना सकते हो खुद का। तो ये है प्रोसेस। ये प्रोसेस क्यों करना चाहिए? तो उसके लिए, और लगता है पैसा पढ़ाई के लिए। आज के ज़माने में नथिंग कम्स फ्री। सो कुछ स्कॉलरशिप्स हेल्प करेगी आपको, गवर्नमेंट, कम्युनिटी, कॉरपोरेट। और जो स्कॉलरशिप के लिए एंटाइटल नहीं होते हैं उनके लिए लोन का भी ऑप्शन रहता है, जो आप नेशनलाइज कोऑपरेटिव या एनबीएफसी कंपनी से भी ले सकते हो। अब ये पैसे की बात आई तो जब इतना सारा पैसा, अब लगता कितना है पढ़ाई के लिए? तो जब बच्चा 12वीं में आता है तो नॉर्मली 5 से 10 लाख रुपया तो खर्चा हो ही जाता है, सब टोटल लगा ले तो। और उसके बाद कॉलेज में जाए तो छोटे से छोटा कोर्स भी 2 से 10 लाख, और अगर अच्छा कोर्स या फॉरेन में स्टडी के लिए जाए तो 1 करोड़ तक का खर्चा हो जाता है। अब ये सारा बच्चे के पीछे इन्वेस्टमेंट हो रहा है, और ये इन्वेस्टमेंट सही दिशा में अगर गया तो बहुत सक्सेस अच्छा मिलता है। अगर वो प्रॉपर लाइन सिलेक्शन नहीं हुई तो डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, बाद में क्या क्या देखना पड़ेगा वो भगवान जाने। तो ऐसा न हो इसलिए ये करियर प्लानिंग करना ज़रूरी है। आज के हमारे वक्ता जो है बहुत ही अच्छे वक्ता हैं, और उनको मैं अभी आमंत्रित करूंगा
कि वो आए और वन बाय वन अपने विचार प्रकट करें। तो हितेश सर को मैं बोलूँगा कि वो आगे अगले वक्ता को इनवाइट करें। थैंक यू। हाँ, धन्यवाद तुषार जी। अब मैं अग्रणी शिक्षणविद श्री भागेश ठक्कर सर को आमंत्रित करता हूँ। सर विद्युत बोर्ड विद्यालय वडोदरा के आचार्य हैं। उन्होंने गणित विषय में बीएससी, एमएससी, बीएड किया है और एजुकेशन विषय में एमएड किया है। सर ने एचआर विषय में एमबीए किया है और उन्होंने बीए और एमबीए में गोल्ड मेडल हासिल किया है। सर ने अपना सारा शिक्षण वडोदरा की सुख्यात एमएस यूनिवर्सिटी में लिया है। उन्हें एजुकेशन के क्षेत्र में 25 साल का अनुभव है। आज वो हमारे 8वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी जानकारी देंगे। तो आइए भागेश ठक्कर सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। भागेश सर। थैंक यू तुषार भाई, थैंक यू जीतू भाई। मोस्ट वेलकम सर। Am I audible? यस यस, परफेक्ट। Yes, well. आज सबसे पहले मैं निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को पहले मैं थैंक यू कहूंगा कि ऐसे समय में 8 to 12 स्टैंडर्ड के लिए ऐसा करियर गाइडेंस के लिए आपने एक सेमिनार अरेंज किया, तो पहले सबसे पहले आप उन लोगों को थैंक यू। और उसके साथ साथ आज लोग जो स्टूडेंट्स ये वेबिनार में जुड़े हुए हैं उनको भी मैं थैंक यू कहूंगा, क्योंकि कई बार लोगों को लगता है कि हाँ ऐसा करियर गाइडेंस के बारे में सोचना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा थिंकिंग होना चाहिए, लेकिन जब समय देने की बात आती है तो समय नहीं देते। लेकिन आज जो स्टूडेंट्स ये वेबिनार में जुड़े हुए हैं वो निष्ठावान लोग हैं, अपने करियर के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने कल्टीवेशन के लिए कुछ समय देने के लिए तैयार हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं इनवाइट करता हूँ, उनको मैं थैंक यू कहता हूँ। आज मैं आपको पहले 3 बात करने वाला हूँ। करियर गाइडेंस, करियर सिलेक्ट करते पहले हर एक स्टूडेंट्स को कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए, तो उसके लिए मैं आज पहले आपको 3 बातें कहने चाहता हूँ। मेरी पहली बात है दैट इज आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। हर एक स्टूडेंट्स को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स शुड आइडेंटिफाई हिज यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। देखो गीता में, श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा कि 2 बात है, एक स्वधर्म और एक परधर्म। परधर्म को दूर रखना चाहिए और स्वधर्म को लेकर तुझे काम करना है, ऐसा कृष्ण भगवान ने अर्जुन को कहा। बस एग्जैक्टली हर एक स्टूडेंट्स को अपना स्वधर्म समझना है। अपना स्वधर्म यानी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। हर एक स्टूडेंट्स को अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना है। देखो श्री कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। फिर से बोल रहा हूं, चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागश। हर एक आदमी की अपनी 2 चीज होती है, एक होता है गुण, गुण यानी साइकोलॉजी, दूसरा होता है कर्म यानी होता है फिजियोलॉजी। और ये साइकोलॉजी और फिजियोलॉजी ये इकट्ठा होकर बनता है साइको फिजिकल नेचर। सो हर एक स्टूडेंट्स का अपना साइको फिजिकल नेचर होता है। साइको फिजिकल नेचर यानी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। मेरी स्ट्रेंथ कहाँ है, मैं कहाँ पावरफुल हूं, मैं कौन सी एरिया में सिस्टमेटिक काम कर सकता हूं, वो आइडेंटिफाई करना है। अगर कहीं पेरेंट्स भी आज ये वेबिनार में जुड़े हुए होंगे तो मैं पेरेंट्स को भी ये कहना चाहता हूँ, ईच एंड एवरी पेरेंट हैज टू आइडेंटिफाई द यूनिक सिग्नेचर ऑफ हिज चाइल्ड। हर एक स्टूडेंट्स को अपना यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करना है, साइको फिजिकल नेचर आइडेंटिफाई करना है। कई बार मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मैं कौन से लाइन में जाऊं, कॉमर्स में जाओ, साइंस में जाओ, आईटीआई में जाओ, आर्ट्स में जाओ, डिप्लोमा में जाओ, कहाँ जाओ, कौन सी लाइन अच्छी। मैं बोला ऐसा कौन सी लाइन अच्छी, कौन सी लाइन खराब, ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई खराब लाइन शुरू नहीं करता है कोई कॉलेज वाला। आपकी स्ट्रेंथ किस में है, आपकी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ किस में है, उसके मुताबिक हमें ब्रांच सिलेक्ट करना चाहिए।
आजकल लोग ब्रांच कैसे सिलेक्ट करते हैं? सब लोग जहां जाते हैं ना वहां मैं जाऊं, जहां पैसा ज्यादा मिलता है वो लाइन में मुझे जाना है, जो मेरे फ्रेंड्स जाते हैं वहां मुझे जाना है ना, जहां पैसे ज्यादा मिले वहां नहीं जाना है, जहां हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं वहां नहीं जाना है, जहां हमारी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है वहां हमें काम करना है। मैं यहाँ एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, यूनिक। देखो, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट ऐसा होता है, बिग, बिगर, बिगेस्ट ऐसा होता है, लेकिन यूनिक, यूनिकर, यूनिकेस्ट ऐसा नहीं होता है। यूनिक मतलब एक, यूनिक मतलब यूनिक, उसके अलावा कुछ नहीं। आपकी सुपर स्पेशलिटी किसमें, आप किसमें मास्टर है, आप किसमें स्पेशल है, मतलब आपको अपनी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ को ध्यान में रख के हमें हमारी लाइन सिलेक्ट करनी चाहिए, हमें हमारा कैरियर सिलेक्ट करना चाहिए। सो पहली मेरी बात है, आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। हमारा जो साइको फिजिकल नेचर है उसको ध्यान में रख के हमें हमारी लाइन सिलेक्ट करनी। सो पहली बात हो गई, आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। दूसरी बात मैं कहता हूं, फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। फिर से बोल रहा हूं, फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। कई बार ऐसा लोग कहते हैं ज्यादा काम करो ज्यादा सक्सेस मिलता है, ऐसा नहीं है। राइट काम करो सक्सेस ज्यादा मिलता है। 20% राइट वर्क गिव्स यू 80% सक्सेस। अली बाबा ग्रुप के फाउंडर सीईओ जैकमा, जैकमा को किसी ने ऐसा पूछा कि आपकी सफलता का रहस्य क्या है, आप इतने सफल क्यों हो गए? तब जैकमा ने बताया था कि मेरी सफलता का पहला राज है मैं सबसे कम काम करता हूं। उसने ऐसा नहीं बताया था कि ज्यादा काम, हार्ड वर्क ज्यादा करेंगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगा, उन्होंने ऐसा नहीं बताया। मेरी सफलता का रहस्य है मैं कम से कम काम करूं। ऐसा काम करो जो आपको ज्यादा ग्रोथ देता है। एक 20-80 प्रिंसिपल है, 20-80 प्रिंसिपल। देखो, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 20% लोग ऐसे होते हैं जो 80% काम करते हैं। एग्जैक्टली हर एक स्टूडेंट्स के लाइफ में ऐसा होता है। 20% का आप ऐसे करो जो आपको 80% ग्रोथ देता है। 80% ग्रोथ देने वाले 20% काम आप सिलेक्ट करो और उसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करो, अप्लाई करो, उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दो, जरूर आपको सक्सेस मिलेगा। तो मेरा सेकंड पॉइंट है, फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। कई लोग कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन ये साइंस और टेक्नोलॉजी के जमाने में मैं ये नहीं बोलता हूं, मैं बोलता हूं परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। वो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, उसके आगे एक वर्ड लगा दो नया, दैट इज परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस शुड बी परफेक्ट। देखो, 10 फुट के 10 खड्डे खोदो, उसके बदले में 100 फीट का एक खड्डा खोद दिया तो आपको जरूर पानी मिलेगा। कहने का मतलब, फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। आपका जो यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ है उसको आप सुपर स्पेशलिस्ट बनाइए। तो पहला पॉइंट था हमारा, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ। सेकंड पॉइंट है मेरा, परफेक्ट द स्ट्रेंथ। जो मेरी स्ट्रेंथ है उसको मुझे परफेक्ट करना है। मैं स्पेशल हूं, लेकिन सुपर स्पेशलिस्ट बनने के लिए मुझे मेरी स्ट्रेंथ को परफेक्ट करना है। सो पहले आप आपकी स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करें। दूसरी चीज है, आप उसको परफेक्ट करें, उसको निखार देना है, उसको शेप देना है, उसको अलग तरीके से आप सुपर स्पेशलिस्ट बन जाओ। आप जो काम में आपकी स्ट्रेंथ है ना, आपके जैसा और दूसरा कोई नहीं होना चाहिए। इवन आपके शहर में, आपके स्टेट में आपकी डिमांड होनी चाहिए। ऐसी आपकी स्ट्रेंथ को आपको डेवलप करना चाहिए, परफेक्ट करना चाहिए। सो मेरा पहले कहने का मतलब है, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, फर्स्ट थिंग। सेकंड वन, परफेक्ट योर स्ट्रेंथ, दैट इज फोकस ऑन डेप्थ नॉट
ऑन विथ लेजर शार्प फोकस आपका होना चाहिए। कई बार कहते हैं लोग कि व्हेन यू फोकस ऑन ए गोल यू लूज योर प्रॉब्लम एंड व्हेन यू फोकस ऑन ए प्रॉब्लम यू लूज योर। आपका जो गोल है, आपकी जो स्ट्रेंथ है, उस पर आप फोकस करें, उसके मुताबिक काम करना शुरू करेंगे। इसीलिए मैनेजमेंट गुरु रॉबिन शर्मा ने कहा है कि आइडिया इज इंपॉर्टेंट बट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस आइडिया, द स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन, द स्पीड ऑफ implementation of this idea in your life, in your business, in your career is much more important than आइडिया इंपॉर्टेंट है, क्रिएटिविटी इंपॉर्टेंट है, इनोवेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस आइडिया इन योर लाइफ। आपके पास स्ट्रेंथ है, लेकिन ये स्ट्रेंथ को आप आपके जीवन में इंप्लीमेंट करते 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 उसको परफेक्ट। वेल, तो मैं जो आपको आज 3 बातें कहने वाला हूं, उसकी पहली बात, आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, एंड सेकंड वन, परफेक्ट योर स्ट्रेंथ, and third very important thing, that is learn to say no to almost everything else। हमारे वेदों में कहा है ना, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। फिर से बोल रहा हूं, अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम। जो अनुकूल बात है उसका संकल्प करो, और जो प्रतिकूल बात है वो जीवन से छोड़ दो। अनुकूल यानी the things which is related to your goal, you have to accept these things. The things which are not related to your goal, you have to reject them. So accept the favorable and reject the unfavorable. Learn to say no to almost everything else. आपके गोल के अलावा जो कुछ चीज है उसको नो कहने की हिम्मत हमारे में होनी चाहिए। ये नो कहने का हमको सीखना है। तो स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करके उसको परफेक्ट करने के बाद गोल के अलावा जो कुछ चीज है उसको ना कहने भी हमें आना चाहिए। से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑल, और सब बातों को ना कहने आना चाहिए। इसीलिए कहा है accept the favorable and reject the unfavorable। देखो, पहली बात तो युवान के पास गोल होना चाहिए। अगर गोल ही नहीं है, हमारे तुषार भाई ने हमें सबसे पहले कहा कि स्मार्ट गोल शुड बी देयर। सेम वे हर एक युवान के पास गोल होना चाहिए। अगर गोल नहीं है तो यू कांट आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। इफ यू वांट टू आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ, यू शुड हैव अ गोल। इफ यू वांट direction, appropriate direction of your life, you need goal, because goal gives you direction. Without goal there is no direction। आप देखो फुटबॉल पे ग्राउंड पर 11+11 22 प्लेयर्स अच्छी तरह से खेल रहे हैं, बिल्कुल दे आर एंथुसियास्टिक, पॉजिटिव, वेरी क्रिएटिव, लेकिन अगर फुटबॉल की गेम में गोल पोस्ट नहीं है, so the game has no importance। Similarly, without goal डायरेक्शन नहीं मिलेगा। आप आपकी स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। कई बार कहते हैं ना, अ शिप विदाउट रडार, वेयर डज इट गो? नोवेयर। सिमिलरली, अ कवर विदाउट एड्रेस, वेयर डज इट गो? नोवेयर। सिमिलरली, अ स्टूडेंट और अ पर्सन और अ मैन विदाउट गोल, वेयर डज ही गो? नोवेयर। गोल के बिना वो युवान कहां भी नहीं पहुंच सकता है। तो पहली बात, आपका पास गोल होना चाहिए। गोल से आपको डायरेक्शन मिलेगी, उससे आप स्ट्रेंथ आप आइडेंटिफाई करेंगे, धीरे धीरे स्ट्रेंथ को इंप्लीमेंट करके उसको आप परफेक्ट करेंगे और आपका करियर आप अच्छी तरह से हासिल कर सकेंगे। मेरे कहने का मतलब, गोल के अलावा जो कुछ है उसमें से फोकस दूर कर देना। इसलिए मैं हर बार एक बात करता हूं, हर एक युवान के पास 2 चीज होती है, सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी एंड सर्कल ऑफ डिफिकल्टी। कहां फोकस करना है? सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर फोकस करना है और सर्कल ऑफ डिफिकल्टी से फोकस हटा देना है। हमारा जो ब्रेन है ना, वो कैसे काम करता है?
whenever he goes, it zoomed it. जहां हमारा ब्रेन जाएगा उसको जूम करता है। अगर सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर हमारा ब्रेन जाएगा तो वो जूम हो जाएगा। अगर सर्कल ऑफ डिफिकल्टी पर हमारा ब्रेन जाएगा तो वो जूम हो जाएगा। और जो जूम हो जाएगा वो तुम्हारे लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा, वो तुम्हारे ब्लड का एक पार्ट बन जाएगा, वो ही आपका जीवन बन जाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस कहाँ करना है? हमारे गोल। मतलब सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर हमें फोकस करना। और जब सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर फोकस करेंगे ऑटोमेटिक जो गोल के अलावा जो चीज है वो धीरे 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 आपसे दूर होती जाएगी। मतलब आपका फोकस सर्कल ऑफ पॉसिबिलिटी पर होना चाहिए। एंड दैट्स व्हाई द थर्ड पॉइंट इज लर्न टू से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अदर देन गोल। गोल के अलावा जो कुछ चीज है उससे आपको दूर चले जाना है। तो आज मैंने जो बात की उसमें पहली बात दैट इज आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ। अकॉर्डिंग टू मी यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ मीन्स योर साइको फिजिकल नेचर। दूसरी बात थी फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। विड्थ में काम करने की जगह है आपकी जो स्ट्रेंथ है उस पर डेप्थ में काम करना चाहिए, वो एरिया में आपको आगे बढ़ना है। तीसरी बात थी लर्न टू से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स। गोल के अलावा जो कुछ चीज है उसमें हमें फोकस करना नहीं है। एक्सेप्ट द फेवरेबल and reject the unfavorable. अनुकूलस्य संकल्पा and प्रतिकूलस्य वर्जनम। नेगेटिव बातों को छोड़ दो। अरे जीवन में मंथरा और शकुनी जैसे लोग हैं उसे छोड़ देना चाहिए, और श्री कृष्ण श्री राम ऐसे लोगों को हमारे जीवन में हमें एक्सेप्ट करना है। उनके प्रिंसिपल के मुताबिक अगर काम करते जाएंगे तो मुझे लगता है हम अच्छी तरह से करियर पसंद कर पाएंगे। मुझे पता है कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, जीवन के साथ साथ आपको आपका डेवलपमेंट करना है, तो हमारा करियर हमारा यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ के मुताबिक होना चाहिए। जो लोग स्ट्रेंथ के मुताबिक करियर पसंद नहीं करते हैं वो जीवन में कभी डेवलप नहीं कर पाते। तो सबसे बड़ी बात है सिलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट करियर ब्रांच। एंड फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ, देन यू हैव टू परफेक्ट our unique signature strength, and then you have to learn to say no to almost everything else. उसके साथ साथ ये तीन बातों के साथ साथ और चार बातें मैं 4 लाइन में कहना चाहता हूं। अगर आप बड़े हो जाएंगे और आप फाइनल करियर सिलेक्ट करने की पोजीशन पर आ जाएंगे, तब मैं कहता हूं ये 4 बात आप जरूर ध्यान में रखना। पहली बात, आप जो काम करने वाले हो उसमें अगर पैसे ना भी मिले तो भी आप काम करना पसंद करेंगे कि नहीं, ये पहली आपकी चॉइस होनी चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, मतलब वो काम करने में आपको मजा आना चाहिए। अगर उसमें पैसे नहीं भी मिले तो भी मैं वो काम करने के लिए तैयार हूं। अगर ये प्रश्न का जवाब हाँ है तो दूसरे प्रश्न में जाने का। दूसरा प्रश्न है जो काम आप पसंद करने वाले हैं उसमें आपका ग्रोथ हो रहा है, उसमें आपका कल्टीवेशन हो रहा है, आप कुछ लर्निंग हो रहा है कि नहीं, वो देखिए। अगर ये दूसरे प्रश्न का जवाब भी हाँ है तो मैं बोलता हूं तीसरे प्रश्न अपने आप को पूछिए। तीसरा प्रश्न, आप जो लाइन सिलेक्ट करने वाले, आप जो फ्यूचर में काम करने वाले हैं, उससे समाज में कोई फायदा होने वाला है? अगर हाँ, अगर ये तीन प्रश्न के जवाब हाँ मिले तो चौथा प्रश्न अपने आप को पूछिए कि जो मैं काम करने वाला हूं उसमें मुझे पैसे मिलने वाले हैं कि नहीं। अगर चौथे प्रश्न कब आता है, पैसे की बात चौथे प्रश्न में आती है। अगर पहले 3 प्रश्नों का जवाब हाँ है और चौथे प्रश्न में आपको अगर पैसे मिल रहने की शक्यता है तो समझ लो आपको इतने पैसे मिलेंगे आप गिन कर भी थक जाएंगे। दोस्त, मेरा कहने का मतलब आप जो भी करियर पसंद करते हैं उसमें 3 प्रश्न आप अपनी जात को पूछिए, अपने आप को पूछिए कि ये काम करने में मुझे मजा आता है, पहली बात। दूसरा, उसमें मेरा ग्रोथ है। तीसरा,
समाज को कोई फायदा हो रहा है? अगर हाँ, तो और चौथा प्रश्न पूछिए, अगर उसमें मुझे पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रही है, कुछ फीस मिल रही है, अगर हाँ, तो वो काम पसंद करें। इतने पैसे मिलेगा कि आप कैलकुलेट करके, काउंट करके थक जाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। पहले तो मैं सबको निर्देश एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट को आज मैं थैंक यू कहता हूँ कि मुझे मौका दिया, इतने स्टूडेंट्स के सामने एक बात रिप्रेजेंट करने का मौका दिया। और जो स्टूडेंट्स ये प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं आज थैंक यू कहता हूँ। जाते जाते लास्ट में एक बात कहता हूँ कि कहाँ भी करियर पसंद करेंगे, तब ये 3 बात को याद रखेंगे। पहली बात है आइडेंटिफाई योर यूनिक सिग्नेचर स्ट्रेंथ, देन फोकस ऑन डेप्थ नॉट ऑन विड्थ। तीसरी बात है लर्न टू से नो टू ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स अदर देन गोल। और चौथी बात, जो भी भविष्य में आप काम पसंद करने वाले, आपका व्यवसाय, आपका सर्विस, आपका बिजनेस वगैरह जो कुछ पसंद करने वाले हैं, तब ये 3 बात को ध्यान रखना कि मुझे काम करने में मजा आ रही है, दूसरा उसमें मेरा कल्टीवेशन, मेरा ग्रोथ हो रहा है, और तीसरा समाज को कोई फायदा हो रहा है। और ये 3 प्रश्नों के जवाब हाँ है, तो चौथा प्रश्न अपने आप को पूछना कि उसमें मुझे पैसे मिलने वाले हैं। अगर हाँ, तो आप जीवन में खूब खुश होंगे, खूब डेवलपमेंट होगा। एज ए ह्यूमन बीइंग, मानव बन के हम जिएंगे। कई लोग बोलते हैं क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लेकिन ये सबसे पहले हमको मानव बनना है। अगर ये मानव बनना है तो हमारा व्यवसाय हमारी हेल्पफुल होना चाहिए, तो करियर सिलेक्शन अप्रोप्रिएट होना चाहिए। इसीलिए इतने 3 बात, और सिलेक्शन के समय पर ये 4 बातों को ध्यान में रखेंगे, तो मुझे लगता है हम बहुत अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। तो थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद भागेश ठक्कर सर, आपने Thank कैरियर you. गाइडेंस और कैरियर प्लानिंग के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं श्री डॉक्टर हर्षल देवता सर को आमंत्रित करता हूँ। सर ने भौतिक विज्ञान यानी कि फिजिक्स में एमएससी और पीएचडी किया है। सर HVSP इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी एंड रिसर्च कड़ी विश्वविद्यालय में 5 साल से असिस्टेंट प्रोफेसर पद का काम कर रहे हैं। तो आइए हर्षल देवता सर, आपका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करके आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर हर्षल देवता सबको सर। नमस्कार। First of all, I would like to thank Tushar Bhai and Hitesh Bhai and Nirdesh Education and Research Foundation for giving me this opportunity to share my views with you all. मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं जो आज महानुभाव हमारे साथ है मैं उनके जितना एक्सपीरियंस तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ पे भी अभी तक पहुँचा हूँ उस पोजीशन पे आके या उस पोजीशन तक पहुँचने तक मैंने जो भी कुछ सीखा है या जो भी कुछ मुझे करना चाहिए था या मुझे नहीं करना चाहिए था, सो उसका एक एनालिसिस मैंने किया हुआ है। सो आज मैं वो सब आपके साथ शेयर करूंगा। आई होप के कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों का ऑडियंस रहेगा हमारे साथ। सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, जस्ट अ सेकंड। I hope my screen is visible. Okay. Yes, sir, it So, is visible. Today we will be discussing career guidance in pure sciences. Specifically, मेरा focus रहेगा because I am a science student and even a science person. 12th science के बाद जो सारे areas होंगे वहाँ पर मैं focus करूँगा, and at the end I will be also discussing what is the future after even 12th commerce, 12th arts, right, in general streams. Right. So once again, I'll introduce myself, Harshal Devta from HVSP Institute of Postgraduate Studies, Research and कड़ी। हमारी संस्था है वो कड़ी और गांधीनगर ऐसी 2 जगह पर है। सो सबसे पहले मैं, अगर कोई पेरेंट्स होंगे उनसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आर यू हैविंग किड्स दोज हु आर परस्यूइंग 10th, 12th और 11th, लाइक वो जो 10th में है या 11th, 12th साइंस में पढ़ रहे हैं या किसी ने 12th साइंस पास आउट किया है, और क्या शायद हर किसी के पेरेंट्स की तरह आप लोग भी कंफ्यूज्ड हो, या इवन इफ यू आर स्टूडेंट्स आर यू लाइक कंफ्यूज्ड कि आगे फ्यूचर में किस दिशा में जाना है। अभी जैसे हमारे सामने सिर्फ इस साल का वो नहीं है, हर साल ऐसे बच्चे 12th या 10th पास आउट करके एक क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि किस जगह में जाना है। जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, हम लोग दूसरों को देखते हैं कि इसने BSc किया, MSc किया, बहुत अच्छी जॉब मिल गई। नहीं यार, ये साइंस में इसने BCom किया, MCom किया, MBA किया, बहुत अच्छी जॉब मिल गई। सो वी आर समवेयर कंफ्यूज्ड टू चूज अवर डायरेक्शन।
और जितनी खराब हालत स्टूडेंट्स की होती है, मेरे हिसाब से शायद उससे दुगनी हालत खराब उनके पेरेंट्स की होती है. सो व्हाट टू डू इन सच केसेस एंड व्हाट स्टेप्स शुड वी टेक टू टैकल दिस प्रॉब्लम? क्योंकि एज अ पेरेंट हम हमारे बच्चों को, या इवन एज अ स्टूडेंट मैं मेरे फ्यूचर को दांव पे नहीं लगा सकता. सो जैसे हमने अभी एक एमिनेंट स्पीकर का लेक्चर सुना, और जैसे हम लोग आगे भी कुछ एमिनेंट स्पीकर्स के लेक्चर सुनेंगे, कुछ भी करके जो अनुभवी है उनसे हमें अनुभव लेकर सीखना चाहिए कि क्या चीजें करनी चाहिए और क्या चीजें नहीं करनी चाहिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी डिस्कसिंग फॉर आवर पेरेंट्स कि सबसे पहले अपने बच्चों को पहचानो. जैसे हमारे अगले स्पीकर ने कहा था कि अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पहचानो, वैसे ही मैं पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को किन चीजों में इंटरेस्ट आता है उन पे ध्यान दो. उनकी लाइक्स, उनकी डिसलाइक्स, उनके किस तरह के दोस्त हैं उन पे ध्यान दो. उनका फ्रेम ऑफ रेफरेंस. नाउ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज अ वर्ड टिपिकली फ्रॉम फिजिक्स. फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीन्स, अगर उसको गुजराती में हम लोग बोलेंगे या हिंदी में बोलेंगे, कि मेरे देखने का नजरिया, कि मैं एक चीज को किस नजरिए से देखता हूँ. राइट? जैसे अभी हम लोग अगर पृथ्वी की बात करें तो एक जगह पर दिन है और एक जगह पर रात है. सो देखने वाला किस साइड है वहां पे डिपेंड करता है कि कंक्लूजन में व्हाट वुड ही राइट, कि देयर इज अ डे ऑन अर्थ और देयर इज अ नाइट ऑन अर्थ. इट डिपेंड्स अपॉन हिज और हर पोजीशन. सो फ्रेम ऑफ रेफरेंस उनका बहुत इंपॉर्टेंट है. इन द सेम मैनर हमारी चॉइसेस और हमारा अप्रोच अलग अलग जगह में, अलग अलग वक्त में कैसा होना चाहिए, ये भी पेरेंट्स को थोड़ा सा एनालिसिस करना जरूरी होता है. इसमें ऐसा होता है कि जनरली हम लोग बोलते हैं कि 10th और 12th में आने के बाद हम लोग बच्चों को काफी बार डांटते हैं कि आप, तेरा फोकस क्लियर नहीं है, तुझे सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, बाकी बच्चों को देख, आगे का सोच. बट समटाइम्स इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट इवन आफ्टर ग्रेजुएशन. ग्रेजुएशन के बाद भी मैंने स्टूडेंट्स को देखा है, मेरे खुद के स्टूडेंट्स हैं, ग्रेजुएशन के बाद भी वो लोग मुझे जॉब शुरू कर दी है. किसी की घर की कंडीशन अच्छी होती है, किसी की नहीं होती है. सो देयर इज ओनली वन रूल, दैट देयर इज नो रूल. वन फॉर्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड टू ईच एंड एवरी केस. हम लोग एक ही जैसा फॉर्मूला, एक ही जैसा सिस्टम हर किसी स्टूडेंट पे, हर किसी बच्चे पे अप्लाई नहीं कर सकते. राइट? सो अगर हमारे पड़ोस का बच्चा वो मेडिकल फील्ड में जा रहा है, डॉक्टर बन रहा है, बहुत अच्छा कमा रहा है, बहुत अच्छा नाम कमा रहा है, तो हमारा बच्चा भी उसी तरह करेगा ऐसा जरूरी नहीं है. सो उनका चॉइसेस क्या है, उनका चीजों को देखकर, वक्त को देखकर उनका अप्रोच किस तरह से होता है, उनका विजन किस तरह से होता है, ये सबसे पहले पेरेंट्स को जानना बहुत जरूरी है. ऑफ कोर्स ये चीजें बच्चों को भी समझनी चाहिए, लेकिन बच्चे, हम लोग बच्चे जब बोलते हैं तब इट इटसेल्फ मीन्स कि उन्होंने अभी तक दुनिया देखी नहीं है. द मैच्योरिटी लेवल दैट देयर पेरेंट्स हैव, वो उनके पास अभी तक नहीं आया है. क्यों? क्योंकि अभी तक उनके पास लाइफ का एक्सपीरियंस नहीं है, उनके पास अनुभव नहीं है. सो एक स्टेप अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा स्टेप अहेड करेंगे तो वो एनालिसिस करना बहुत फायदेमंद रहेगा. नेक्स्ट, सबसे पहले हमने बोला कि पहले जानो. दूसरी चीज, नो व्हाट योर चाइल्ड डजंट नो. सी दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट. काफी बार लाइफ में ऐसी चीजें होती है कि भगवान ने हर इंसान को बनाया है, लेकिन हर किसी को 100% नहीं बनाया है. आज मैं फिजिक्स में मैंने पीएचडी किया हुआ है, तो मेरा इस सब्जेक्ट पे होल्ड ज्यादा है. तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरा हर सब्जेक्ट पे होल्ड ज्यादा है. शायद केमिस्ट्री, मैथ्स में मैं इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाऊँ जितना फिजिक्स में कर रहा हूँ. वैसा ही अगर कोई मेरा कलीग होगा, वो केमिस्ट्री में पीएचडी उसने किया होगा, तो उसका केमिस्ट्री में होल्ड उतना ज्यादा होगा. सो हर किसी का एक अपना स्ट्रेंथ होता है, जैसे हमारे पहले के स्पीकर ने कहा. तो उसी तरह हमें ये जानना भी जरूरी है कि हमारी वीकनेस क्या है. आपके बच्चों में या एज अ स्टूडेंट, मुझ में खुद में, मैं कौन सी चीजें कर सकता हूँ ये तो शायद सबको पता है, लेकिन कौन सी चीज शायद मैं नहीं कर सकता हूँ ये जानना भी जरूरी है. सी इट इज नॉट अबाउट नेगेटिव थिंकिंग कि नहीं, नेगेटिव सोचो मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा. जैसे हमने काफी मूवीज में, काफी इंस्पिरेशनल वीडियोस में सुना होगा कि बड़ा सोचो, सपने बड़े देखो. दैट इज राइट, सपने बड़े देखने चाहिए, लेकिन जैसे हमारे इंट्रोडक्टरी स्पीकर तुषार सर ने कहा था कि द ड्रीम्स शुड बी अचीवेबल. आज रात से मैं ड्रीम करना शुरू करूंगा कि मैं एक दिन मेरे पर होंगे और मैं हवा में उड़ूंगा. सो दैट ड्रीम इज सेंसलेस.
you should also accept your weaknesses. और इसी चीज को मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी या लाइक एन इंसिडेंट मैं आपको शेयर करूंगा। हम लोग बोलते हैं कि इंसान सबसे ताकतवर और सबसे बुद्धिमान प्राणी है इस पृथ्वी पर, और बाकी सब प्राणी तुच्छ है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर प्राणी की, हर पक्षी की एक अपनी सोच होती है, एक अपनी बुद्धि होती है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया ने एक रिसर्च किया था रैट्स के ऊपर, और एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से था। आप, आई होप मेरा स्लाइड आपको दिख रहा हो, मैं छोटा सा एनिमेशन आपको दिखाऊंगा इसमें। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ रैट्स लिए थे, एंड आपको पता है कि काफी सारे साइंस के एक्सपेरिमेंट्स भी पहली बार रैट्स पे होते हैं। क्यों? बिकॉज उनका डीएनए ह्यूमन डीएनए से काफी हद तक मैच होता है। सो व्हाट डिड दे डू, उन्होंने एक सबसे पहले कुछ रैट्स लिए और उनके लिए एक टारगेट सेट किया। टारगेट क्या होना चाहिए? टारगेट वैसा ही होना चाहिए कि जो उनको अचीव करने में उनका मन हो, राइट? सो हम लोग मानते हैं कि लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज माय, मतलब ये मेरे रैट्स का जो वो है, और मेरा टारगेट मैं जो बोलूंगा, टारगेट में इट इज अ बटर, राइट? सो इस चूहे को इस बटर तक पहुंचना है। सेकंड थिंग, उन्होंने और एक चीज क्या की, उन्होंने दो रास्ते रखे इसके लिए कि या तो ये चूहा इस तरह से इस बटर तक पहुंचेगा या तो इस तरह से इस बटर तक पहुंचेगा। बट एज यू ऑल कैन सी, ये दोनों रास्ते खतरों से खाली नहीं है, राइट? एक बिल्ली है जो इंतजार कर रही है दोनों रास्तों पर। सो एक उन्होंने और एक चीज क्या की, उन्होंने एक इतना बड़ा बटर नहीं है लेकिन एक बटर का छोटा सा पीस लिया और चूहे के नजदीक रखा। नाउ द एक्सपेरिमेंट वाज वेरी सिंपल। they wanted to analyze, they wanted to check the approach of the rats. Approach in the sense, क्या वो इतना बड़ा खतरा मोल ले पाएंगे? क्या वो ऐसा मानते हैं कि वो बिल्ली से झगड़ के भी, बिल्ली को जीत कर भी बटर तक पहुंच जाएंगे? और अगर नहीं तो फिर उनको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर ये चूहा इस बटर तक पहुंचता है तो फिर उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन उन्होंने क्या किया, चूहों के लिए एक चेक रखा, राइट? So they had to decide whether they wanted to go further or not. अगर उन्हें आगे नहीं जाना है तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के बाद they can step back. अगर उन्होंने ये भी अच्छी तरह से किया तो उनको एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलेगा, मतलब बटर का एक छोटा सा टुकड़ा। समझने की बात यहाँ पर यह है कि इस चूहे ने देखा कि ये टारगेट अच्छा है लेकिन अचीवेबल नहीं है, मैं किसी भी रास्ते से जाऊंगा मैं खाना बन जाऊंगा। सो बेटर है to step back at such situations and get the smaller reward, right? So हमें इस चीज से क्या सीखना है? What we should learn is your child or the students in your schools or colleges, हर किसी का strength और weakness अलग अलग है। अभी मैं फिजिक्स का इंसान हूँ, अगर मुझे बायोलॉजी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है और फिर भी मैं डॉक्टर बनने की कोशिश करूंगा तो आई विल फेल एंड फेल। तब मेरा वो लॉजिक काम नहीं करेगा कि स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, कभी ना कभी अचीव करूंगा। लेकिन कभी ना कभी मैं, मेरी अगर एज चली जाती है, मैं एक लिमिट के बाद मुझे लाइफ में सस्टेन करने के लिए मुझे जॉब चाहिए होती है, पैसा चाहिए होता है, तब सिर्फ अपनों से काम नहीं चलता। सो बेटर टू मेक अ थरो एनालिसिस, योर स्ट्रेंथ्स, योर वीकनेसेस, एंड देन यू शुड मूव फर्दर। सो वन मोर थिंग टू अंडरस्टैंड इज, हमेशा यू शुड आइडेंटिफाई द राइट पोजीशन। ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, ये भी एक्चुअली, सिंस आई एम अ फिजिसिस्ट, मैं हर चीज को थोड़ा सा उस टर्म्स में देखने की कोशिश करता हूँ। हमने काफी बार ये चीज एक्सपीरियंस भी की होगी हमारे डे टू डे लाइफ में। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये बंदा जो खड़ा है वो घड़ी के एग्जैक्टली सामने खड़ा है और घड़ी में बजे हुए 12, राइट? बट यू कैन इवन एक्सपीरियंस दिस इन योर डेली लाइफ। अगर आप एकदम राइट मोस्ट पोजिशन पे खड़े रहते हैं तो आपको ये दोनों जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड है वो कोइंसाइडेड नहीं दिखेंगे, आपको ये थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ हुआ इधर से दिखेगा, एंड यू विल बी सी दैट इट इज समवेयर अराउंड 11:58 और 11:59। द सेम केस हियर, इफ यू गो एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन तो आपको लगेगा कि 12 बजकर शायद 1 बजा होगा, लेकिन जो बंदा घड़ी के एग्जैक्टली सामने खड़ा है, only he will be having the correct reading that it is exactly 12 AM or PM, right? So identify the right position. आप किस नजर से, किस एंगल से, किस पोजीशन से अपने जॉब को, अपने करियर को
या इवन दूसरे सक्सेसफुल पर्सन्स को देख रहे हो, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो इन दैट मैनर हमने यहाँ पे 3 चीजें देखी कि पहले तो आप जो जानते हैं वो चीजों को पहले पहचानो, फिर जो नहीं जानते हैं उन चीजों को पहले पहचानो, और उसके बाद अपनी एक पोजीशन, अपनी जिस तरह से हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में बात की थी उसके बारे में पहचानो, and then you can approach for a good career or a good line, right? So once you are aware of the known and the unknown, आपका एज अ पेरेंट क्या कर्तव्य बनता है, अब उसके दोस्त बनो। आपको पता चल गया है कि आपके चाइल्ड का स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसको किस दिशा में हम लोग लेके जा सकते हैं। उसके बाद डोंट ट्रीट हिम और हर एज अ पेरेंट कि नहीं मैंने बोला है तुम्हें इसी लाइन में जाना है, पहले उसके दोस्त बनो, देखो उसको। हम लोगों ने में से काफी लोगों ने ट्रेनिंग स्कूल्स में ड्राइविंग सीखा होगा, उसमें क्या होता है, स्टीयरिंग हमारे हाथ में खिलौने की तरह दिया होता है, हमें लगता है गाड़ी हम ही लोग चला रहे हैं, लेकिन जो हमारे साथ में जो को ड्राइवर में बैठा होता है ट्रेनर, उसके पास भी ब्रेक और एक्सेलरेटर का कंट्रोल्स रहता है, राइट? सो ड्राइवर को ऐसा लगता है कि हाँ चलो मैं गाड़ी सीख रहा हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मैंने ब्रेक मारी, मैंने एक्सेलरेट किया, लेकिन साइड बाय साइड एक सेफर साइड में ट्रेनर का भी रोल इंपॉर्टेंट रहता है। इसका फायदा क्या होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, एक विश्वास बिल्डअप होता है खुद के ऊपर कि नहीं आज मैंने इतनी गाड़ी चलाई। सो आपके बच्चों में भी ये होगा कि नहीं नहीं मेरे पेरेंट्स ने मुझे फुल फ्रीडम दिया है, और ये फ्रीडम रियलाइज करवाने के लिए उसको फ्रीडम देना जरूरी होता है। और ये जो मैं कंट्रोल्स की बात कर रहा हूँ, क्रिटिकल टाइम कंट्रोल्स, दैट आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक कंट्रोल, हिडन कंट्रोल जो मैं बोल रहा हूँ, उस तरह से अपने हाथ में रखना है कि भले ही आपका बच्चा अपने आप से अपने फोकस के आगे उसमें दिशा में जाए, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम होता है तब उसको सपोर्ट करो, राइट? अगर उसके पास प्लान ए की जगह प्लान बी नहीं है तो अपने आप से आप प्लान बी तैयार रखो। जैसे मुझे मेडिकल फील्ड में अगर जाना हो, एडमिशन नहीं मिल रहा है, तो आई विल सर्च फॉर प्लान बी कि चलो अगर मेरे बेटे का या मेरी बेटी का मेडिकल में नहीं होता है तो मैं मेडिकल का ही एक ऑल्टरनेटिव दूसरा प्लान बी निकाल सकता हूँ। इफ यस देन दैट इज द बेस्ट। क्यों? क्योंकि इन केस अगर आपका बच्चा अपने रास्ते पे चल रहा है और उसको फेलियर मिलता है और उस टाइम पे एज अ पेरेंट आपने अगर सपोर्ट नहीं किया तो फिर ही विल बी एग्जॉस्टेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एंड डिप्रेस्ड। सो क्रिटिकल टाइम कंट्रोल्स आपके साथ रखो और अपने बच्चों को फुल फ्रीडम दो सोचने के लिए। एंड विद these type of steps we will be now switching over to our main theme of career guidance। मैं थोड़ा सा फोकस्ड वे में बात करूंगा कि खास करके 12th साइंस के बाद जो अभी बच्चे पास आउट हुए होंगे 12th साइंस के बाद, उनके लिए क्या ऑप्शन है आगे। और लास्ट में मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा जैसे मैंने बताया था आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, राइट? सो फॉर प्योर साइंसेस एक बड़ा सा हमें नाम पता है बीएससी, बैचलर ऑफ साइंस, लेकिन काफी लोग ऐसा मानते हैं कि बीएससी, अच्छा बीएससी में एडमिशन मिले, ओके इंजीनियरिंग में नहीं मिला होगा इसीलिए, बट दैट इज नॉट द केस। बीएससी इज द प्योरेस्ट ब्रांच ऑफ साइंस। इनफैक्ट बीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट्स है, इंजीनियरिंग में मैं किसी भी स्ट्रीम को कंपेयर या ऊंचा या नीचा नहीं दिखाना चाहता हूँ, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लोर कि पूरा पिक्चर आपके सामने आए। आई एम जस्ट डिस्प्लेइंग दी सब्जेक्ट्स, और शायद ये भी जितनी मेरी नॉलेज में है उतने इससे ज्यादा भी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। जैसे ये सारे मेन सब्जेक्ट्स आपको पता है, स्टैटिस्टिक्स है, जूलॉजी, बॉटनी है। जैसे हम लोग, आप अगर बड़ौदा में बैठे हो तो एमएस यूनिवर्सिटी में इन सारे डिसिप्लिन में से लगभग सारे डिसिप्लिन है, राइट? मैंने मेरा खुद का पूरा एजुकेशन, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन एंड डॉक्टरेट डिग्री सब कुछ एमएस यूनिवर्सिटी में से किया है, और ये सारे डिपार्टमेंट्स उसमें है। इवन एग्रीकल्चर, कंप्यूटर साइंस, ये भी बहुत ही अच्छे डिपार्टमेंट्स है। क्यों? बिकॉज एग्रीकल्चर हम लोग देखते क्या, अच्छा खेती, सिर्फ खेती नहीं होती। हमारे यहाँ पे हमारी कॉलेज में बीएससी एग्रीकल्चर में भी बच्चे आते हैं एंड दे आर गेटिंग गुड जॉब्स इन एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, फार्मिंग इंडस्ट्रीज, जैसे हम लोग बोलते हैं इफको, राइट? इट्स अ लीडिंग इंडस्ट्री। सो ये सारे ब्रांचेस आपको बीएससी में मिल सकते हैं। जनरली इंजीनियरिंग में इतने सारे ऑप्शंस नहीं होते। आई ऑल्सो मे बी रॉन्ग, बट हमने जनरली ये सारे ऑप्शंस, शायद इवन फैशन डिजाइनिंग से लेकर हॉस्पिटलिटी, होम साइंस एक्सेट्रा, और ये तो सारी बातें मैं सिर्फ साइंस सब्जेक्ट की कर रहा हूँ, राइट? बीएससी आगे हम लोग ये भी देखेंगे
कि और कौन से ऑप्शंस है प्योर साइंस के अलावा जो बंदा 12th साइंस के बाद ऑप्ट कर सकता है, राइट। लेकिन द अदर थिंग इज, हमने मान लो इनमें से किसी भी सब्जेक्ट में से बीएससी कर लिया, व्हाट आफ्टर दैट, बीएससी के बाद क्या? सो आफ्टर बीएससी यू हैव अदर सेवरल ऑप्शंस, लाइक अगर आपको प्योर टीचिंग फील्ड में जाना है, जैसे स्कूल्स में जाना हो, तो बीएससी के बाद आप बीएड कर सकते हो, एमएड कर सकते हो, राइट। टाट की एग्जाम आती है गवर्नमेंट की, वो पास करके आप गवर्नमेंट की किसी भी टीचिंग मतलब स्कूल में आप जा सकते हो, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, इवन गवर्नमेंट में नहीं तो प्राइवेट स्कूल्स में भी आप बीएड और एमएड की मदद से जा सकते हो। और आपको ये जानकर थोड़ी सी मतलब यू वुड बी सरप्राइजिंग कि स्कूलिंग में, स्पेसिफिकली स्कूल टीचिंग में, दे रिक्वायर बीएड एंड एमएड रादर देन इवन पीएचडी। आज मैं पीएचडी हूँ, लेकिन फिर भी अगर जिसके पास बीएड या एमएड की डिग्री होगी, ही वुड बी प्रेफर्ड rather than me। क्यों? क्योंकि दिस इज बैचलर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ एजुकेशन। देखो मैंने पीएचडी किया है, वो किसी एक सब्जेक्ट में किया है, लेकिन कैसे पढ़ाना है, दैट इज एन आर्ट, राइट। द वे यू प्रेजेंट, द वे यू कम्युनिकेट, दैट एवरीथिंग इज डिफरेंट फ्रॉम योर सब्जेक्ट स्ट्रेंथ। मुझे फिजिक्स का सब कुछ आता होगा, लेकिन अगर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा तो दैट इज ऑफ नो यूज टू मी। और स्कूल्स में ये नहीं होता। स्कूल्स में हमें बच्चों को अच्छी तरह से ट्रेनिंग देनी होती है, उनको एजुकेट करना होता है। सो देयरफॉर प्योर टीचिंग में अगर स्कूल्स में आपको इंटरेस्ट हो, स्पेसिफिकली काफी गर्ल्स ये ऑप्शन सिलेक्ट करती है, सो वन हैज टू डू बीएड और एमएड। अगर टीचिंग की बात एक स्टेप नेक्स्ट स्टेप में करें, कॉलेज और रिसर्च के उसमें, तो हमारे पास ऑप्शंस बीएससी के बाद बहुत सारे हैं। एमएससी है, एमफिल है, पीएचडी है, पोस्ट डॉक्टरेट है। ये 2 डिग्रीज आपने शायद पता नहीं होगा, काफी कम लोगों को पता होगी, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर एंड डॉक्टर ऑफ साइंस। ये 2 डिग्रीज ऐसी है कि ये कभी कभी इवन एज अ फॉर्म ऑफ अवार्ड भी दी जाती है। आपको शायद पता होगा कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके पास भी ये डिग्री थी, डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर, राइट। लेकिन ये सारी जो डिग्रीज है, इनमें से आपके पास 2 ऑप्शंस खुल जाते हैं। यू कैन बी एज अ टीचिंग फैकल्टी इन कॉलेज, जैसे मैं हूँ, और साथ में आप रिसर्च का काम भी कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो बी अ रिसर्च एसोसिएट, टीचिंग असिस्टेंट, आप साइंटिस्ट की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। यू कैन बी अ साइंटिफिक ऑफिसर। सो whenever you want to teach at a higher level after schools और रिसर्च करना हो, जैसे हमारे गुजरात की हम लोग बात करें तो फिजिक्स में फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी है, आईपीआर है, इंस्टीट्यूट ऑफ प्लाज्मा रिसर्च, तो इन सारी चीजों में वो लोग बीएड एमएड नहीं करते हैं। सी आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी प्रैक्टिकल व्यू। हमने जो बातें समझनी थी वो समझ भी ली, लेकिन प्रैक्टिकल वे में किस तरह से अप्रोच करना है वो भी हमें ध्यान रखना जरूरी है। तो स्कूल टीचिंग के लिए ये 2 चीजें जरूरी है, कॉलेज और रिसर्च साइंटिस्ट के लिए ये सारी चीजें जरूरी है। एंड मान लो कि मुझे बीएससी के बाद मैंने गलती कर दी, मुझे करना था बीएससी लेकिन अभी कर लिया, अभी मुझे आगे नहीं पढ़ना, मुझे प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए जाना है, सो आई कैन ऑल्सो स्विच ओवर टू एमबीए और एमसीए। ये बात आप लोग खास ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि एमबीए के लिए आपको बीबीए ही करना पड़ता है। इवन अ पर्सन हु हैज डन हिज बीएससी कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर एमबीए। सो कभी कभार अभी गलती अगर हो गई कि हाँ हमारे में वो जो इंस्टिंक्ट है, वो प्रोफेशनल वाला इंस्टिंक्ट है कि हाँ मैं अच्छे से एचआर हूँ, मैं बात कर सकता हूँ या किसी को कन्विंस कर सकता हूँ, और मैंने ठीक है, सब लोगों दोस्तों ने बोला, जो भी बोला, मैंने बीएससी कर दिया। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी यू कैन स्विच ओवर टू एमबीए और एमसीए, एंड दीज आर द प्रोफेशनल कोर्सेज, राइट। और एमसीए के बारे में तो अब हम लोग जितना बताएंगे कम है, क्योंकि अभी हम लोग जो मीटिंग भी कर पा रहे हैं ना, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन फील्ड। ऐसा कोई भी फील्ड नहीं है कि जहां पर आपको स्कोप नहीं है। ये सारे जो ऑप्शंस आपको चूज कर रहा है कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है, राइट। ये बातें हुई साइंस की। दूसरे जो कोर्सेज है, जो 12th आर्ट्स या इवन 12th कॉमर्स के लोग भी कर सकते हैं, और ये खास करके हम लोग जो वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात करते हैं, हमारी ही कॉलेज कैंपस में प्रमुख स्वामी साइंस एंड एचडी पटेल आर्ट्स कॉलेज वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सिरामिक टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सारे कोर्सेज चलते हैं। और इसके लिए यहाँ पे ऑलरेडी इंफॉर्मेशन दी हुई है, आप चाहे तो इस प्रेजेंटेशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या यूट्यूब पे जब भी अपलोड होगा तब आप शांति से इसको पढ़ सकते हो। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ साइंस वाले आए, ITI, डिप्लोमा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, एवरीथिंग
आपको मतलब इसके बाद आप अप्लाई इसमें कर सकते हो। और ये जो है वो दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र DDU के भारत सरकार द्वारा ये पूरा कोर्स का डिजाइन किया हुआ है। और इसमें लाइक प्लेसमेंट की बात करें तो आपको पढ़ाई के बाद तुरंत प्लेसमेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। सो 80% से ज्यादा हमारे ही हम लोग कैंपस की बात करें तो बच्चों को प्लेसमेंट्स मिला हुआ है। सो ऐसा नहीं है कि साइंस के बाद ये इसमें नहीं जा सकते, राइट। सो ये चीज आप एक इन जनरल वे में आप समझ सकते हैं। सो ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं कि आप BSc करो चाहे MSc करो PhD करो, और जब भी आप अच्छे कोर्सेज करके एक अच्छे मुकाम पर एक ऑनररी पोजीशन पे जब पहुंचते हैं, तो to reach at an honorary position you also need to start from an honorary place, right? आप जब किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तब आपके पेरेंट्स को, खास करके मैं ये बच्चों को बोल रहा हूँ, आपके पेरेंट्स को एक तसल्ली होनी चाहिए कि यस मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, उसका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो रहा है, नहीं जस्ट पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, स्पोर्ट्स है, कल्चरल है, ओवरऑल हर चीज में उसका डेवलपमेंट हो रहा है। ये तसल्ली हमारे पेरेंट्स को मिलनी चाहिए, राइट। सो यहाँ पर मैं मेरे कॉलेज का जस्ट एक आपको ओवरव्यू देना चाहता हूँ। दिस इज माय कॉलेज HVHP इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज एंड रिसर्च कड़ी, और ये हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। और हमारी ही संस्था की जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वो है प्रमुख स्वामी साइंस एंड HD पटेल आर्ट्स कॉलेज, जहाँ पे मैं वोकेशनल कोर्सेज के बारे में बात कर रहा था। ये कॉलेज में हमारे NAC कमेटी में A ग्रेड में आई है विद CGPA 3.25। कॉलेज विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस का हमें अवार्ड मिला हुआ है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से भी हमें AAA रैंकिंग मिली हुई है। और ये जो दोनों कॉलेजेस है वो जिस मंडल में आते हैं, सर्व विद्यालय केवरणी मंडल, उस मंडल की स्थापना 1919 में हुई थी। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1919 विद जस्ट 6 स्टूडेंट्स एंड नाउ इट हैज 54,000 स्टूडेंट्स, स्कूल्स कॉलेजेस सब कुछ मिला के, राइट। सो वी आर ऑलरेडी एंटर्ड इनटू द 101 institute where हमारे महात्मा गांधी जी, right, the father of the nation, he had visited in our campus in 1929, और उन्होंने बताया था कि provide opportunity to your children to get the best education at सर्व विद्यालय। महात्मा गांधी ही नहीं, सुनीता विलियम्स, शायद ही ऐसा कोई होगा इंडिया में जिन्होंने इनका नाम सुना नहीं होगा। आई एम रियली प्राउड कि सुनीता विलियम्स के फादर और उनके चाचा, उन दोनों को हमारी संस्था ने फ्री एजुकेशन दिया था। एंड व्हेन शी विजिटेड अवर इंस्टीट्यूट, आप देख सकते हैं ये फोटोग्राफ, उन्होंने इस चीज का खास करके एक्नॉलेजमेंट किया था। और आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन सुनीता विलियम्स बिलोंग टू गुजरात, महसाणा, राइट। वो हमारी ही धरती पर उन्होंने जन्म लिया था। और तो और हमारे बड़ौदा के सर सयाजीराव गायकवाड़ महाराज, आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारा है कड़ी, राइट, वो भी उन्हीं की रॉयल हद में आता है। ही ऑल्सो विजिटेड अवर कैंपस एंड उन्होंने हमारी ही संस्था का जो कंपैरिजन है वो पब्लिक स्कूल ऑफ इंग्लैंड से कंपैरिजन किया था कि ऐसी संस्था मुझे मेरे राज्य में और चाहिए। ये मैं चीजें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जैसे हमारे पास किसी भी चीज को जानने के लिए गवर्नमेंट ने शिक्षा.com बनाया है, तो शिक्षा.com का काम क्या है कि किसी भी आलतू फालतू या कोई भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर एडमिशन मत लो, पहले कॉलेज की पूरी जानकारी लो। सो यही जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। SV के हमने मतलब सर्व विद्यालय केवरणी मंडल में कोरोना के टाइम पे भी 2000 बेड का क्वारंटाइन रूम, आइसोलेशन रूम तैयार किया था एज अ सर्विस टू द सोसाइटी। और कड़ी और गांधीनगर में ये पूरा एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने किया था। सो इन दिस वे हमारा जो पूरा मंडल है काम करता है। एजुकेशन की बात करिए, हमारे कॉलेज के कुछ पिक्चर्स है, ये हमारे वर्चुअल रूम्स है, द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जिस तरह से यहाँ पे होता है। हमारी संस्था में स्कोप मतलब अगेन गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का इनिशिएटिव है, जिनका कोलैबोरेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के साथ है। इंग्लिश लर्निंग स्पीकिंग कोर्सेज ये भी चलते हैं। IIT बॉम्बे से हमारा टाइप है फॉर स्पोकन ट्यूटोरियल्स ऑफ ओपन कोर्सेज। जो लाइब्रेरी की बात करें, वी हैव ऑलमोस्ट मोर देन 28,000 बुक्स और 6,000 e-journals with 31 lakhs e-books का सब्सक्रिप्शन। So this is our library. This is our research center. We have different research facilities in our campus, जहाँ पे आपको MSc के टाइम पे, PhD के टाइम पे, पोस्ट डॉक के टाइम पे आपको ये सारी चीजों का काम लगता है, राइट। सो दिस इज अ रिसर्च एरिया। सबसे बड़ी बात, पढ़ाई तो खत्म हो जाएगी लेकिन जॉब का क्या?
जब तक जॉब नहीं मिलती, प्लेसमेंट नहीं मिलता, तब तक जो भी पढ़ा है वो सब कुछ हम लोग व्यर्थ गिन सकते हैं। हमारी संस्था ने वी हैव मेड एमओयू विथ मोर देन 80 इंडस्ट्रीज। उसमें टेक्सटाइल आ गई, फार्मास्यूटिकल आ गई, सेरामिक आ गई, ग्लास आ गई, एक्सेट्रा। ये एक जस्ट मैंने ग्लिम्स स्नैपशॉट लिया हुआ है। इसके अतिरिक्त भी बाकी सारी कंपनीज है, और ये सारी कंपनीज आप देख सकते हो, टोरेंट है, एलम्बिक है, इंटास है, बजाज है, इन सारे कंपनीज का हमारे साथ एमओयू है। वो लोग आते हैं इंटरव्यू लेने, बच्चे इंटरव्यू देते हैं, एंड दे गेट सिलेक्टेड एंड प्लेस्ड एट अ वेरी गुड पोजीशन। सो दिस इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये तो पढ़ाई भी बात हो गई, जॉब भी मिल गया, लेकिन व्हाट अबाउट योर लाइफ? लाइफ में एंजॉयमेंट और ओवरऑल डेवलपमेंट, 360 डिग्री डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है, चाहे वो कल्चरल हो, स्पोर्ट्स हो, कुछ भी हो। सो दीज आर सम कल्चरल एक्टिविटीज which shows कि other than education which things are necessary for us, like ये कुछ पिक्चर्स है, टैलेंट शोज है, यूथ रैली है, फिर ड्रामा इवेंट्स है जो हम लोग एक स्टेट लेवल इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, गुजरात समाचार ऑर्गेनाइज, एंड दिस इज द यूथ फेस्टिवल। हमारी कॉलेज ने out of 34 colleges, it was two consecutive times it was champion in university youth festival। और ये स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज है। हमारी संस्था में एक बहुत ही बड़ा इंडोर स्टेडियम, जो आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे हो, अप्रोक्सीमेटली 5 करोड़ जैसा उसका एक्सपेंडिचर हुआ था, लेकिन पूरा इंडोर स्टेडियम और मल्टीपर्पज हॉल बनाया है कैंपस के अंदर ही जिम्नाशियम फैसिलिटीज है एंड अदर इंडोर एंड आउटडोर गेम फैसिलिटीज है। बच्चे स्टेट लेवल, नेशनल लेवल तक जाकर पार्टिसिपेट करके मेडल्स जीत के आए। दीज आर सम पिक्चर्स ऑफ दैट। So in this way one can go through all round development with education, with placement and with cultural and sports achievement। ये आप देख सकते हो, नेशनल पार्टिसिपेशन लक्ष्य एक इवेंट था जो उत्तराखंड में हुआ था, वहां पे हमारे बच्चे गए थे, एंड फाइनली द एनुअल सेलिब्रेशन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ये कुछ पिक्चर्स मैंने दिए हुए हैं। सो इन दिस वे कभी भी आप किसी भी संस्था में, या मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ हमारी कॉलेज, हर कॉलेज का ऐसा कुछ होगा। So you should check each and every factor। एजुकेशन कितना है, प्लेसमेंट कैसा है, कल्चरल एक्टिविटीज क्या होती है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज क्या होती है, सोसाइटी को ये संस्था किस तरह से हेल्पफुल होती है, ये सारी चीजों का एनालिसिस करके यू शुड सिलेक्ट योर करियर एज वेल एज द प्लेस टू गेट एजुकेटेड, राइट? So with this I end up my presentation, and thank you all for hearing it nicely. Thanks. धन्यवाद डॉक्टर हर्षल मेहता सर, आपने साइंस एजुकेशन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। अब मैं श्री परेश भट्ट सर को आमंत्रित करना चाहता हूं। परेश भट्ट सर ने कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के महसाना के सेंटर हेड और फ्रेंचाइजी हेड है। सर को स्टडी एब्रॉड, फॉरेन लैंग्वेज ट्रेनिंग और वीजा प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा अनुभव है। गुजरात स्टडी एब्रॉड के लिए कानन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का नाम बहुत ही सम्मान से लिया जाता है, तो उनका वीजा अप्रूव रेट सबसे ज्यादा रहता है। तो आइए परेश भट्ट सर, आपका स्वागत है। अनम्यूट बटन दबा के आप अपनी स्पीच शुरू कर सकते हैं। Hello, good afternoon, everybody. Sir, there is some technical problem. There may be a bandwidth problem, sir. Your network bandwidth is પ્રોબ્લેમ થશે કારણ કે લો બેન્ડવિડ્થ પણ અહીંયા પણ મને આવે છે, okay. વાઈફાઈ કનેક્ટ છે તો પણ Okay. ફૂલ સ્પીડ વાઈફાઈ છે. Okay. No problem. તમે એક So કામ it is better હા સર, better to give chance to someone, please. very low. Due to heavy rains at Mehsana, Mr. Paresh Brahmbhatt sir continue with us, but Mr. Niyant Bhatt sir from Kanan International Vadodara will continue with this session. Thank you. First of all, students, it was a very wonderful time that I'm spending with you. It's nearly about 25 minutes Nirdesh has given to me, and I'll try to cover all the points during this entire session. So first of all, if you are talking about the study abroad, that is my topic, right? So study abroad, why students nowadays looking for the study abroad, that we are also having a lot many opportunities in India. इंडिया में काफी सारी अपॉर्चुनिटीज होने के बावजूद बाकी सब लोग स्टडी अब्रॉड इतना कंज्यूम, इतना सारा लुक आफ्टर क्यों करते हैं, उसका इंफॉर्मेशन क्यों रखते हैं? तो सबसे पहला उसका रीजन है दैट आवर पॉपुलेशन। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द लास्ट 2020, अब तक का जो नंबर था दैट वाज 1.32 करोड़। मिस्टर मोदी इज टेलिंग सिंस लास्ट 5 years
right? एक like 130 crore, 132 crore, more than your numbers will be increased. So once the number will be increased, the opportunities are getting less. Opportunities कम होती जा रही है अभी. So this is the main thing that we as students are looking for the other opportunities. So other opportunities में क्या आएगा? Either they shift to the another state or they shift to another country. So study abroad का जो idea है, that is come through this only reason because स्टडीज यहाँ पे करते हैं, ग्रेजुएट करते हैं, स्पेशलाइजेशन करते हैं, फिर भी अपने फील्ड का जॉब नहीं मिलता है. दिस इज द बिगेस्ट इशू ऑफ नाउअडेज. सो स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड लुक आफ्टर दिस एंटायर थिंग एंड दे हैव एक्सप्लोर लॉट मेनी कंट्रीज. काफी सारी कंट्रीज है जहाँ पे स्टूडेंट पढ़ने के लिए जाते हैं, बिकॉज स्टडी इज द ओनली बेस्ट वे टू एंटर इनटू एनी ऑफ अ कंट्री. व्हाई? बिकॉज कोई भी स्टूडेंट अगर कोई भी कंट्री में जाता है, आफ्टर गेटिंग अ गुड एजुकेशन इन दैट कंट्री, उसको कभी भी लो कैटेगरी का काम नहीं करना पड़ता है, या आपको फील्ड का जॉब छोड़ना नहीं पड़ता. यू कैन इजीली डू योर फील्ड जॉब इनटू दैट पर्टिकुलर कंट्री abroad. Like so that's why the students are looking after the lot many countries. पहले के जमाने में क्या था, students were strongly looking after the USA. फिर 2008 तक UK आया, फिर उसके बाद जो आया that is Australia. बट एक ऐसा कंट्री था जो हर एक स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहा था since last 24 years, because Kanan is doing business of this particular country since last 25 years. So पिछले 10-12 साल में भी ये कंट्री ने काफी अच्छा सारा ग्रो किया है. That country name is Canada, and Canada has given a lot many opportunities to the youngsters. So why people are going for this kind of countries? Because their population is very low. So if you are talking about a land of an opportunities, so we can put USA on a first number because वो दुनिया का first number का economy है. But on a second number we can put Canada. Why? Because Canada is one of the largest country on this planet, right? So Canada's population is only 3.8 crores. और USA की अगर population की बात करें तो that is 38 crores, right? तो ये दोनों में काफी सारा difference है. दोनों North American countries है and they are acting as in twin countries, right? Now let's go for the eligibility criteria. So some myths are into the market कि अगर 90% आते हैं, 90%, तो हमें कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, हम इंडिया में ही रह लेंगे और काफी अच्छा खासा पढ़ाई वगैरह करके विल गोना सेट. बट सेट होने के अंदर भी इफ यू नीड टू चेक आउट द पर कैपिटा एंड ऑल, इट्स अगेन वेरी लेस कंपेयर टू दिस कंट्रीज. सो एक अच्छा एजुकेशन लेने के बाद भी एक लिमिटेड सैलरी के अंदर हमें यहाँ पे काम करना पड़ता है. दैट इज अगेन अ बिगेस्ट इशू. सो ये भी एक मिथ है कि अगर 40, 45, 50% या 55% वाला बच्चा है तो उसको कहीं भी एडमिशन नहीं मिलेगा. दैट इज अगेन अ मिथ. अगर आप ये सोच रहे हो कि 90% अगर हमारा परसेंटेज हम यहीं पे रह जाएंगे, तो अगेन जस्ट थिंक, जब हमारे मम्मी पापा जॉब करते थे उसका उत्तर का पॉपुलेशन था 80-90 करोड़, 70-80 करोड़. अभी है 1.4 अराउंड, हो ही जाएगा, राइट? 2021 में जब हम पॉपुलेशन कैलकुलेट करेंगे, राइट? So this opportunities are getting less and population is increasing day by day. So वो अगर वो चीज उसमें आप you need to take 10 to 15 years to get settled down after studies. So 10 से 15 साल अभी का जो जनरेशन है ना, वो पेशेंस नहीं रख पाएगा उतना, राइट? उन्होंने उतना पेशेंस नहीं है. So अगर 10-15 साल तक आप मार्केट के अंदर आप स्ट्रगल कर सकते हो, तो yes, India is one of our biggest market. Not many opportunities are there into the market right now and again. But if you're talking about the study abroad, trust me, 4 to 5 years is maximum required, including studies. Minimum studies requirement जो है और उनके criteria जो है और उनके लिए आपको कौन से prerequisite exams देने पड़ेंगे, that I'm gonna cover. सबसे पहले if you are talking about the any native English speaking country जिसका first या second language English हो, for that country you required one English testing examination जिसमें आपके पास 3 option है. First one is TOEFL, second one is PT, but third one is IELTS. So IELTS is one of a very recognized examination. उसका भी reason है compared to the other exams. Why this IELTS exams is very popular? First point, IELTS is accepted by more than 10,000 institutions, including government across the world, including government and private sector both. Educational institutes, private companies, right? And all are accepting this. More than 10,000, बहुत बड़ा number है. And more than 22 countries are giving accepting this IELTS examination.
IELTS का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। टोटल 4 मॉड्यूल है उसके। उसका जो एग्जाम है वो मॉनिटर करता है कैम्ब्रिज लैंग्वेज असेसमेंट बॉडी, जो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही एक पार्ट है, और एग्जामिनेशन लेने का अथॉरिटी है ब्रिटिश काउंसिल और ITP के पास। फाइन। सो एग्जाम के 4 मॉड्यूल है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। सो LRWS बोला जाता है। सो ओवरऑल बैंड स्कोर्स रहते हैं 9.0। यहाँ पे परसेंटेज या CGPA नहीं होता, यू नीड टू कवर द बैंड स्कोर्स, दैट इज 9.0। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द बैंड स्कोर्स, कोई भी कंट्री में आप चले जाओ, रिक्वायर्ड 6 ईच, सब में 6 बैंड्स होंगे, तो दैट इज अ वेरी गुड स्कोर फॉर द 12th स्टूडेंट्स। But if you are talking about the graduate or more than that study students, we required 6.5, not less than 6. These are the very good score to get admissions. So if we are talking about the IELTS importance, why should we give IELTS importance? 5.5 बैंड में भी काफी कुछ बच्चे अपीयर भी कर रहे होंगे इसके अंदर। So अगर 5.5 बैंड के अंदर भी एडमिशन मिल रहा है तो फिर 6.5 की मेहनत करने की क्यों जरूरत है? तो उसका भी एक रीजन है। अगर कनाडा की बात करूं, मैं लास्ट में करता हूं, बट अगर उल्टे से शुरू करें, मैं न्यूजीलैंड से बात कर रहा हूं। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अगर 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर्स है आपके पास, 6.5 ओवरऑल, 6 से कम एक भी मॉड्यूल में नहीं होना चाहिए। अगर वो बैंड स्कोर्स है आपके पास, तो आपको वहां पे जाके इंग्लिश एज एन एडिशनल कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। वहां पे जाके आपको इंग्लिश एज एन एडिशनल कोर्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, और आपके 2 से लेके $5,000 बच जाएंगे। उसका इंडियन करेंसी न्यूजीलैंड डॉलर्स और ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके देखना, यू विल हैव योर आंसर। आगे बढ़ते, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यूएसए अगेन 6.5 नॉट लेस देन 6 होगा, तो ट्रस्ट मी, यू नो नीड टू स्कोर एनी काइंड ऑफ नो नीड टू परस्यू एनी काइंड ऑफ इंग्लिश एक्स्ट्रा कोर्स। एंड लास्ट में, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कनाडा, so Canada will give you an opportunity to put your visa under the SDS category। SDS मतलब स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। ये कैटेगरी है क्या? ये कैटेगरी इज वन काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग्स फॉर इंडियन स्टूडेंट्स टू गो फॉर द स्टडी अब्रॉड, स्पेसिफिकली फॉर कनाडा। रीजन इज व्हाट? सबसे पहला, एक मिडिल क्लास का स्टूडेंट है जिसको सही में जाने की जरूरत है, क्योंकि उसको उसकी फैमिली को काफी कुछ हद तक सपोर्ट करना पड़ता है। ठीक है, अभी नहीं करेगा तो आफ्टर स्टडीज उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। सो अगर वही बच्चे को अगर मैं भेजूं और बोलूं कि आपको 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए बैलेंस दिखाना है, तो उसके लिए सबसे टफ टास्क हो जाएगा। 90% हमारी एज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो लोग बाहर नहीं जा पाए थे। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे ये 22 लाख, 25 लाख, 30 लाख रुपए का बैलेंस दिखाना पड़ता था, और उन लोगों ने ये प्लान ड्रॉप किया था बिकॉज वो बैलेंस उनके पास था नहीं, या तो फिर दगड़ों सेठ के पास जाके आपको उसका ये जो है ब्याज वगैरह पे लेना पड़ता था एंड ऑल, एंड दैट इज अगेन अ वेरी बिगेस्ट हेडेक। सो ये ग्लिचर दूर करने के लिए कनाडा ने एक सिस्टम निकाला जिसको बोलते हैं SDS, स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम। पूरे वर्ल्ड में 180 कंट्रीज में से स्टूडेंट कनाडा पढ़ने के लिए जाते हैं। उसमें से सिर्फ 7 कंट्रीज को ये अथॉरिटी दिया है कि आपको किसी भी तरीके का बैलेंस शो नहीं करना है और आप सीधे कनाडा पढ़ने के लिए आ सकते हो, राइट? सो दैट इज कॉल्ड SDS कैटेगरी। SDS कैटेगरी में आपको फंड शो नहीं करना पड़ता, बट उसके टर्म्स एंड कंडीशंस है। टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है? सबसे पहले आपका 50 to 55% रिजल्ट होना चाहिए, आप जो भी कोर्स इंडिया में आपकी होम कंट्री में कर रहे हो। उसके बाद आपको सब में 6 बैंड्स लेके आने हैं, 9 में से 6 बैंड्स लेके आने हैं ओवरऑल आपको, और ईच 6 भी लेके आने हैं। सो वंस यू विल हैव दिस 6 नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर्स, आप SDS कैटेगरी में एलिजिबल हो जाते हैं। बट वो कैटेगरी में एलिजिबल होने के बाद भी एक टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको जो ट्यूशन फीस है वो पूरे 1 साल का पे करना है। अब इफ यू आर कंपेयरिंग विद द अदर कंट्रीज, कनाडा का जो मैक्सिमम फीस है वो आता है $15,000 to $17,000, ओनली $15,000 to $17,000, which is a very nominal amount, varies between 7.5 to 9.5 lakhs, right? 7.5 to 9.5 lakhs वो आपका 1 साल का वहाँ का ट्यूशन फीस है। दूसरा एक रिक्वायरमेंट उन्होंने आपको दिया है, दैट इज आपको 1 साल का रहने खाने पीने का खर्चा लेके आना, दैट इज ओनली 5.65 lakhs रुपीज। वो पैसे आप ही के हैं, आपको 1 साल के अंदर टुकड़ों में वो पैसे वापस मिल जाएंगे, राइट? उसको बोलते हैं GIC, गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। So this is the nominal requirement they have given you, and no need to any kind of show like extra 20 lakh 25 lakh रुपए का balance. You can directly jump into SDS category and you will get your visa within 30 days. बाकी कितनी भी important फाइल होगी वो बाद में assess करेंगे, सबसे पहला SDS कैटेगरी वाले का फाइल assess होगा for the visa purpose, ठीक है? Now education pattern, अलग अलग कंट्रीज की एजुकेशन पैटर्न अलग अलग है। कुछ कंट्रीज है आपको डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा और PG काइंड ऑफ ऑप्शंस देंगे,
कुछ कंट्रीज आपको देंगे 4 इयर्स का बैचलर या तो फिर 2 साल का मास्टर्स प्रोग्राम, राइट। बैचलर्स प्रोग्राम को सभी कंट्रीज बोलती है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मास्टर्स को बोलती है ग्रेजुएट प्रोग्राम, तो इसमें भी कंफ्यूज मत होना आप। अंडर ग्रेजुएट अगर कोई बोले तो समझ नहीं यार ये कौन सा ऑप्शन दे रहा है, नहीं नहीं, दैट इज अ राइट प्रोग्राम, दैट इज कॉल्ड बैचलर्स प्रोग्राम। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेजुएट प्रोग्राम, दैट इज योर मास्टर्स प्रोग्राम। सी इन इंडिया काफी सारे स्टूडेंट्स को ऐसे ही है कि पीजी और मास्टर्स बोथ आर द सेम थिंग्स, right? But if you're talking about the abroad countries, PG is a different story and masters is a different story. Masters कौन करता है? जिसको सही में रिसर्च में जाना हो, एक, right? और दूसरा जिसको वहां पे जाके एक्स्ट्रा जॉब्स नहीं करनी है, they can spend their money for 2 years of education from home country. क्योंकि मास्टर्स में है ना, सही में आपको रिसर्च बेस्ड प्रोग्राम्स करने पड़ेंगे, तो उसके अंदर आपको टाइम थोड़ा कम मिलेगा। Now we are coming on a main point as I'm having very less time. So I'll directly come on a Canada. So if you're talking about Canada, so Canada education pattern है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड किया हुआ है उन लोगों ने। सबसे पहला है यूनिवर्सिटी सिस्टम और दूसरा है कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम। अब यूनिवर्सिटी जो है वो आपको अंडर ग्रेजुएट या तो फिर ग्रेजुएट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स देंगे, अंडर ग्रेजुएट बैचलर्स, ग्रेजुएट मास्टर्स। और कॉलेजेस का काम है दैट इज टू रिलेट विद द इंडस्ट्रीज और उनको जैसे एम्प्लॉइज चाहिए वैसे एम्प्लॉइज को ये लोग ट्रेनिंग दे के रेडी करते हैं, मतलब रेडी रखना एम्प्लॉइज प्रोवाइड करते हैं टू द इंडस्ट्रीज। सो कॉलेजेस विल गिव यू 3 ऑप्शंस, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। So diplomas and advanced diplomas are specifically for 12 student and 10+3 diploma holders in India. ये 10+2 ITA वाला इसमें प्रोग्राम नहीं चलेगा, right? So 10+2 में जब बोलता हूँ, some students are asking me sir ITA चलेगा, 10 के बाद किया मैंने, so that is not acceptable. आपको either 12th करना है या तो आपको 3 साल का डिप्लोमा करना है। So ये दोनों का रिक्वायरमेंट फुलफिल होने के बाद आपको वहां पे मिलेगा 3 ऑप्शंस खुलेंगे आपके लिए, डिप्लोमा 2 साल का, एडवांस डिप्लोमा 3 साल का एंड अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम आपको मिलेगा 4 साल का, राइट? अगर आपने इंडिया में ग्रेजुएशन या मास्टर्स किया हुआ है, मतलब 10+2 या तो 10+3 के बाद 4 या तो फिर 3 साल का आपका बैचलर्स प्रोग्राम है, राइट? तो उसके बाद यू विल हैव 2 ऑप्शंस, ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट। So again, get confused. Graduate is a master's program and postgraduate is postgraduate diploma degree or certificate, or whatever you say, right? So PG programs are there and master's programs are there. दोनों आपके लिए open होते हैं। अब कनाडा का एक सिंपल रूल है कि अगर आप 2 साल पढ़ाई करते हो बैक टू बैक फॉर द 4 सेमेस्टर्स, राइट, तो आपको सीधा यहाँ पे मिलता है 3 साल का वर्क परमिट। Most of the countries are giving work permit, but उसमें काफी सारे TNCs रहते हैं। Canada has no any kind of TNC. आप कोई भी प्रोग्राम किया है, चाहे वो आर्ट्स के बाद किया है या कॉमर्स के बाद किया है या इंजीनियरिंग के बाद किया है, कंप्यूटर्स के बाद किया है, IT के बाद किया है या मैनेजमेंट के बाद किया है या मेडिकल के बाद किया है, so you can have a simply 3 years of work permit. आपको 3 साल के वर्क परमिट में आपने जिस फील्ड के अंदर स्टडीज किया हुआ है वो उस फील्ड का आपको फील्ड का जॉब करना है। फील्ड का जॉब अगर इंडिया में बोले तो सबको लगता है मार्केटिंग का जॉब, मार्केटिंग का नहीं बोल रहा हूँ। फील्ड का जॉब मतलब आपने जिस चीज की पढ़ाई की है वो चीज का आपके पास 1 साल का फुल टाइम जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अपना PR फाइल कर सकते हो। कनाडा में काफी सारे रीजन ऐसे हैं जो 1 साल का फुल टाइम जॉब फील्ड का भी नहीं मांगते और वो लोग डायरेक्टली आपको PR ऑफर भी करते हैं। सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द PR रेशियो, सो कनाडा इज प्रोवाइडिंग world's largest PR program as of now across the globe, right? So Canada का कोटा if you are talking about 2019 उन्होंने 3.58 lakhs PR दिया और उसके अंदर से 70 to 80% जितने स्टूडेंट्स जो थे they all are basically from the student category, right? जितने भी PR होल्डर्स थे उसमें से 70 to 80% are basically from the student category. So इतना बड़ा PR का प्रोग्राम yes Canada is running. बाकी कोई भी कंट्री में आप पढ़ने जाओ वहां पे ये नहीं बोल सकते हो कि फिक्स एक्सपेंस कितना होगा। यस, कनाडा इज द कंट्री जहां पे मैं ये भी बोल सकता हूँ कि आपका जो टेंटेटिव एक्सपेंस है वो इतने से इतने के बीच के अंदर ही होगा। द रीजन इज व्हाट, कनाडा का जो कॉलेज सिस्टम है, कम्युनिटी कॉलेज सिस्टम, उसमें मैक्सिमम फीस रहता है $17,000। यस, $17,000, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट दे आर चार्जिंग फॉर द स्टडी अब्रॉड स्टूडेंट फॉर द 1 year ट्यूशन फीस, राइट? सो ये सब मिला के आपका फर्स्ट ईयर का अगर एक्सपेंस कैलकुलेट करें तो होता है 15 to 18 lakhs के बीच में, राइट? 15 to 18 lakhs। सेकेंड ईयर जो है वो रहता है 5 to 8 lakhs।
अब ये चीज कैसे है उसको समझने के लिए स्पेंड योर 25 मिनट्स, उतना यहाँ पे उतना टाइम नहीं है अपने पास. Yes, and again, Canada is also allowing a part-time job. You will have $14 to $15 per hour salary as per the government norms, and you can work during studies 20 hours a week, and during vacations आपको मिलेगा 40 hours a week. वैकेशन रहता है वहां पे पूरे साल में 4 महीना, और आपको पढ़ाई करनी है 8 महीना, मतलब 4 महीने का एक सेमेस्टर रहता है. So this is it. If you have any kind of questions, host, please tell me. अगर कोई question है तो we will sort it out. Sir, we have more 10 minutes. So if you can just throw light on your educational portal by Canon Sure, sir. Sure, within sir. 10 minutes. Yes, sir. So We it will. will I be hope. very nice. I thought we have completed, so that's why I've wrapped up. Just a second. Would you please allow me to share my screen? Yes, it is open. Thank you, sir. Okay, fine. So friends, this is my direct sharing screen. I hope you can see me, see my screen right now. This is my portal, and this is called as an canonprep.com. I'll show you from the first. So students, this kind of courses we are running as of now on a Canon Prep portal. This is the domain name www.canonprep.com. Right? This is the domain name. So IELTS Academics is there, IELTS Academic Intensive Batch is there, Spoken English, French live classes, GRE, SAT, PT, Duolingo English Test, and IELTS General Portal. This kind of all classes we are running. So if you are talking about the basic test engines, so IELTS, all IELTS having a test engine. We are also having test engine for a GRE, SAT, and PT. Shortly we are going to launch, and Duolingo test. We are also having a टेस्ट इंजन. सो ये सभी पोर्टल जो है वो टेस्ट इंजन के साथ में है. अब टेस्ट इंजन है जिसके अंदर आप अपना पूरा मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट दे सकते हो और अपने आप को जज भी कर सकते हो. Now if we are talking about the IELTS academics, again I'm sorry, I'm facing some technical issue with it. Anyways, I'm facing some technical issue with it. I'm extremely sorry. So yes, this kind of portal we have, and we are providing all facilities upon this portal. If you are talking about the live classes, yes, live classes we have. If you are talking about recorded lectures, yes, recorded lectures you will have. If you are talking about the English testing, आप अपने English भी इसमें से टेस्ट कर सकते हो. आप अपना प्लान सेलेक्ट कर सकते हो फॉर एन IELTS. अगर आपका इंग्लिश कमजोर है, यू कैन आल्सो गो विद द ग्रामर टूल. आपको ग्रामर एंड वोकैबुलरी का एक्स्ट्रा इसमें लेक्चर भी वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग. वी आर आल्सो हैविंग अ रेगुलर बैचेस. इसमें भी दो अलग अलग तरीके के पैटर्न है. रेगुलर बैचेस फॉर 1 to 1.5 आवर्स एंड इंटेंसिव बैचेस जिसके अंदर आपको 3 घंटे का बैच मिलता है. We are also providing 11 sectional tests and 6 mock tests. If you are talking about IELTS General, जो जॉब करने के लिए या PR के लिए जो स्टूडेंट्स जाते हैं वो एग्जाम देते हैं यूजुअली, उसके अंदर वी आर प्रोवाइडिंग 5 सेक्शनल टेस्ट एंड 5 मॉक टेस्ट. इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो डेली बेसिस पे वी आर कंडक्टिंग ऑन Zoom. Timings are 11:30 and evening 4 o'clock. Although if you need some any kind of light on this, you can contact me. I'll drop my mobile number in a chat box, or my Nirdesh team can also give you the number. So you can contact me. I can share a link with you, and you can watch out that entire demonstration. A part of that, we are also running one more program, जिसका नाम है LEO, Learn English Online. So what is this? सबसे पहला we have noticed that lot many students are giving IELTS exams
but they are not getting that desired scores. Why? Because their English base is very much poor. Otherwise वो international touch का नहीं होता. दूसरा चीज, इंडियन स्टूडेंट्स वी आर आल्सो नोटिस दैट गुजराती मीडियम में, हिंदी मीडियम, मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं जो 12th तक ये मीडियम में पढ़ते हैं, फिर उनको कॉलेज में जाना होता है, वो लोग स्टडीज करते हैं इंग्लिश मीडियम में. दे आर आल्सो फेसिंग सम इश्यूज विद इट, और उनका इंग्लिश उतना अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको फर्स्ट ईयर में काफी कुछ चीजें फेस करनी पड़ती है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द जॉब सीकर्स, जो पढ़ाई खत्म करने के बाद जॉब के लिए फाइंड आउट करते हैं, मार्केट के अंदर जाते हैं, इंटरव्यूज देते हैं, दे आर नॉट गेटिंग थ्रू. परसेंटेज वगैरह काफी अच्छे रहते हैं, but they are not getting through. Why? Because 90 of job requirements are comes up with the client interaction, or client interaction in the you required good English. So that we have seen. Again, we have noticed one of the biggest thing in this planet, specifically into Gujarat, and that is मम्मी पापा होते हैं गुजराती मीडियम से और बच्चे पढ़ते हैं CBSE बोर्ड में. So this is the biggest issue, क्योंकि मम्मी पापा को उतना इंग्लिश नहीं आता है, तो शायद 5, 6 या 7 स्टैंडर्ड तक वो लोग गाइड कर देंगे, बट 8, 9, 10, 11, 12 दे आर फेसिंग लॉट मेनी इश्यूज. या तो उनका बोर्ड चेंज करवा देंगे, या तो फिर क्या करेंगे, भाई तो अपने हिसाब से कर, हमें छोड़ दे. राइट? आस्क योर ट्यूटर्स, आस्क योर टीचर्स, ये सब चलता है. ये चीज क्यों करने की? हाउसवाइफ्स जो पूरा दिन 12 घंटे आपके चाइल्ड के साथ रहती है या चिल्ड्रन के साथ रहती है, and she is not from that much familiar with the English, so उसमें भी problem you are facing. So उन सबका solution हमने निकाला, that is called LEO, Learn English Online. अब घर पे बैठे बैठे इंग्लिश पढ़ो. राइट? इंग्लिश पढ़ी कैसे जाती है वो भी हमने इसमें काफी कुछ चीजें एक्सप्लोर की हुई है. सबसे पहला जो कोई भी लैंग्वेज पढ़ना होता है उसमें आता है उसका प्रोनाउंसिएशन, जिसको हम बोलते हैं उच्चारण. So we are starting with the alphabets से लेके we are gone through with the vocabularies. Words is also important. उसके बाद आता है sentence building, that is comes up with the verbal, के बाद आएगा grammar, और उसके बाद लास्ट में we are also giving you an opportunity to speak among all the people online, that is spoken English. So इस तरीके से टोटल 3-3.5 घंटे का बैच हमने बनाया just for 3 months. If you spend your 3.5 hours a day Monday to Friday for 3 months, you will be a professional English course, and that is called Learn English Online by Kanan International. So that is one of a good opportunity for you to learn English. Sit back at home. Lockdown है, so वैसे भी कुछ नहीं है, काफी सारा प्रमोशन हमने during lockdown भी इसका किया था, and we have got very good response through that, and lot many students are learning. ये actually program जो है वो previously हम हमारे centers में चलाते थे, and that is called PEC, Professional English Course by Kanan. उसका updated version है, that is Learn English Online. So PEC है, that is comes with a wood picker. एक bird आता है, वो लकड़े में ना चांच मार मार के अपना छेद बना के अपना घर बनाता है. So through that we have inspired through PEC, and we have given this program name PECK, PEC, wood picker पे से हमने लिया था. So that is updated version. Now आप wood picker थे, अब आप lion बनी English के अंदर, and you can easily learn your English. That is Learn English Online. उसका application भी है, you can also download through Google Play Store, LEO by Kanan International. Right? उसका iOS अभी हमने नहीं बनाया, because lot many licenses are there. जो IT वाले बंदे होंगे उनको पता होगा. So it is very complicated to tie up with iOS, but shortly we're gonna do that. So as of now, you can also go through the application. You can also go through the Kanan Prep portal, जिसके अंदर आपको live classes वगैरह मिलते हैं. Other contents are also there. You can also find out some grammar and vocabularies and all. Everything is provided on that portal, and you can simply improve your English. Fees is it's commercial thing, I know, but I must say you will learn your English within 3 months in 4500 only. Plus you will have 6 months of validity. कोर्स 3 महीने का है, बट आपको वैलिडिटी 6 महीने की मिलेगी. अगर 2-4 पॉइंट्स बच जाते हैं तो भी आप सेकंड टाइम में उसको कवर कर सकते हो. सो डोंट वरी, इन कानन यू विल हैव फुल वैलिडिटी विद मैक्सिमम फैसिलिटी. सो दैट इज इट. इफ यू वांट टू कांटेक्ट मी, यू विल हैव माय नंबर. अदरवाइज सिंपली फाइंड आउट कानन इंटरनेशनल वडोदरा, जो पहला नंबर आएगा लास्ट में 999, दैट इज माय. थैंक यू वेरी मच. सर, आई हैव डन विद. हाँ, अभी मैं सभी श्रोता हमारे इस वेबिनार में पधारे और शांति से सुना, इसके लिए मैं हितेश शाह आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ. हमारा अगला वेबिनार शनिवार तारीख 19 अगस्त 2020 को होगा 3 बजे, जिसमें नए वक्ताओं के साथ हम फिर मिलेंगे. और मैं अगले वेबिनार का भी यहीं से आपको आमंत्रण देता हूँ. अब मैं तुषार जी को फ्री इंस्टेंट पसाई टेस्ट के बारे में ज़्यादा जानकारी देने
और उसके बाद वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करता हूँ। तुषार जी, प्लीज वेलकम। यस, थैंक यू हितेश। अभी जब हमने इस वेबिनार का अनाउंसमेंट किया था, तो हमने लोगों को साथ में ये भी बताया था कि हम लोग एक इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट देने वाले हैं, जो नॉर्मली जो टेस्टिंग इंस्टीट्यूट होती है, तो इस प्रकार के टेस्ट के लिए वो लोग कुछ चार्ज करते हैं, और इस प्रकार के टेस्ट के लिए 500 रुपया के करीब चार्ज लेते हैं वो लोग। हमारे जो भी पार्टिसिपेंट आज यहाँ पे पधारे हैं जूम में या फेसबुक लाइव पर, सभी को निर्देश एजुकेशनल एंड रिसर्च फाउंडेशन की तरफ से ये इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट जो है वो हम लोग दे रहे हैं। आपको जो ये लिंक भेजी थी गूगल डॉक की, तो उसमें जब आप क्लिक करेंगे तो उसमें ये दो सेक्शंस खुलेंगे। इसमें पहला सेक्शन यहाँ पे ऊपर लिखा है वेबिनार रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट जस्ट इन 5 मिनट्स। सो ये कैसा दिखेगा वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पीपीटी था, अभी ये वेबसाइट के ऊपर आपको ऐसा दिखेगा आपके फ़ोन के स्क्रीन पर, जिसमें शुरू में आपके डिटेल्स, जनरल डिटेल्स रहेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए। ये रजिस्ट्रेशन हमने इसलिए किया था कि हम जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सारे पार्टिसिपेंट्स को हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन भी देने वाले हैं। सो वो पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट में कुछ इनपुट्स चाहिए होते हैं, इसलिए हमने ये सारे डिटेल्स मांगे थे। उसके बाद जब ये फर्स्ट सेक्शन खत्म होता है, सेक्शन 2 इंस्टेंट पर्सनालिटी टेस्ट का है। इसमें कुल 40 टेस्ट क्वेश्चंस हैं, और हर एक क्वेश्चन के ऊपर आपको ये जो दिख रहा है 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे मल्टीपल चॉइस के। तो इसमें से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन है। अच्छा, ये क्वेश्चन में भी हमने हर एक चीज़ को 3 लैंग्वेजेस में लिखा है ताकि आपको आसानी रहे। आप इंग्लिश से भी पढ़ सकते हो, गुजराती भी, हिंदी भी। फर्स्ट क्वेश्चन है आई लाइक अथॉरिटी, मुझे सत्ता पसंद है। तो अगर आपको सत्ता नहीं पसंद है, जो जैसा चलता है वैसा देना में आप मानते हो, उसमें भी कोई बुरा नहीं है, क्योंकि सभी लीडर होना ज़रूरी नहीं है। फॉलोअर नहीं होंगे तो लीडर का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो वहाँ पे आप 1 पे टिक कर सकते हो। अगर थोड़ा पसंद है तो 2 पे टिक कर सकते हो, 3 पे, और बहुत ही ज़्यादा इफ़ यू आर पावर हंग्री तो आप 4 पे टिक कर सकते हो। वो चीज़ होना भी कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये भावना हमारे मोदी साहब में नहीं होती, सत्ता अगर उनको नहीं पसंद होती, तो आप आज वो उस स्थान पे नहीं पहुंच सकते। किसी भी नेता की बात है, मैं सिर्फ मोदी जी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस हैं जो आपको उसके उत्तर देने हैं 1 2 3 4 के हिसाब से। और जैसे ही आप ये सबमिट करेंगे तो हमारे पास आएगा, और बाद में हम इन चीज़ों को एनालिसिस करेंगे और बाद में आपको रिपोर्ट भेजेंगे। तो इस रिपोर्ट में आपको आपके जवाबों के आधार पे 4 प्रकार की पर्सनालिटी इंसान की होती है। एक होता है लीडरशिप क्वालिटी, जो चैलेंजिंग पर्सनालिटी होता है। दूसरा थोड़ा आर्टिस्टिक होता है, कोलैबोरेशन वाला पर्सनालिटी होता है। तीसरा एक्सेप्टिंग वाला पर्सनालिटी होता है, जो नॉर्मली एक मास में चलते हैं लोग। और चौथा होता है वो क्वेश्चनिंग वाला पर्सनालिटी होता है, जिसमें नॉर्मली ऑडिटर्स होते हैं या कुछ मॉनिटर्स होते हैं, तो उस प्रकार के लोग होते हैं। तो 4 प्रकार के पक्षियों के, बर्ड्स के नाम पे हमने इन पर्सनालिटीज को ग्रुपिंग किया है। तो आपको जब इसका रिजल्ट आएगा तो उसमें लिखा होगा कॉन्ग्रेचुलेशन, योर पर्सनालिटी टाइप इज ईगल और पीकॉक और डव।
अगर आपके आंसर्स के आधार पे कोई एक पर्सनालिटी का 100% मैच है तो आपको 1 आएगा। हो सकता है कई व्यक्तियों में ऐसी भी पर्सनालिटीज होती है कि परिस्थितियों के आधार पे वो अलग-अलग क्षेत्रों में भी जा सकते हैं। तो उनके जवाब के आधार पे ये डिफरेंट यानी मल्टीपल पर्सनालिटी के रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। सो ये आपको जो रिजल्ट मिलेंगे उनमें भी बहुत ही डिटेल में दिया होगा, भले ही 1 पेज का है, लेकिन उसमें आपका पूरा पर्सनालिटी के रिलेटेड स्वॉट एनालिसिस आपको मिलेगा, जिसमें ये पर्टिकुलर पर्सनालिटी क्या करती है, उसके स्ट्रेंथ क्या है, उसके वीकनेस क्या है, उन्हें क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। सो ये सारी चीज़ें इसमें डिटेल में आएंगी। अब आगे वोट ऑफ थैंक्स के लिए मुझे हितेश सर ने बोला था। सो सबसे पहले तो मैं हितेश सर का ही थैंक यू कहना चाहूँगा। हितेश सर ने इस प्रोग्राम को अच्छी तरह से ले गए। उसके बाद हमारे पहले वक्ता श्री भाग्येश ठक्कर सर, जो बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट है, शिक्षणविद है और 25-30 साल से बड़ौदा में शिक्षण क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं, उनका मैं आभारी हूँ। विद्युत बोर्ड विद्यालय गुजरात इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्कूल है बड़ौदा में, तो उनके पूरे मैनेजमेंट का भी मैं आभारी हूँ। उसके बाद डॉक्टर देवता सर ने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी और कड़ी विश्वविद्यालय, कड़ी सर्व विश्वविद्यालय और उनकी कॉलेज का भी मैं आभारी हूँ, मैनेजमेंट का। उसके बाद श्री परेश ब्रह्मभट्ट सर कानन इंटरनेशनल महसाणा के ब्रांच हेड हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। हमारी इस पूरी श्रृंखला वेबिनार सीरीज को वॉइस ऑफ वडोदरा, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पार्टनर हैं, उन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है। उसके अलावा और भी काफ़ी सारे मीडिया हाउसेस हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उनका भी मैं आभारी हूँ। हमारी निर्देश की पूरी टीम है, जिसमें हमारे फाउंडर, हमारे फाउंडर श्री सुरेश भाई दीवान जी, चीफ एडिटर जितू भाई मेहता और पूरी एक टीम है जिसकी पूरी मेहनत के हिसाब मेहनत से ही ये पूरे जितने भी हमारे प्रोग्राम्स हैं वो सफल हो पाते हैं। तो सबका मैं धन्यवाद करूँगा और सबसे ज़्यादा हमारे दर्शकगण, श्रोता, जिसमें विद्यार्थी भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, अभिभावक हैं और टीचर्स भी हैं। इवन कई सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के मेंबर्स भी हैं, ट्रस्टीज भी हैं, जो रेगुलरली ये प्रोग्राम देखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं। उन सब का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। सो यहाँ पे हम लोग हमारा यह प्रोग्राम ख़त्म करते हैं और सबका अगेन धन्यवाद, थैंक यू। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए,